तो हाँ, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर कोई नहीं आता, एब्सेंट रहता है, तो उनको मिल जाएगा क्लासेस। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि CSS क्या होता है, CSS की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, CSS को किस तरह से यूज में लिया जाता है, CSS के सेलेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम आईडी, क्लासेस और टैग को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर किस तरह से हम मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, और यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, CSS ग्रुपिंग क्या होता है, इनलाइन CSS क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, हमने सारी चीजें कल देख लिए थे। ठीक है, उसका कोई किसी का डाउट है फिलहाल कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया, इसको किस तरह से करते हैं, मुझे मेरे को कन्फ्यूजन है, इस तरह का कुछ डाउट है तो आस्क कर सकते हैं डायरेक्ट। कल का कुछ डाउट था एनीवन? नो, ठीक है, ठीक है, ओके। एनीवन एल्स, किसी को कुछ डाउट है तो हम डाउट क्लियर कर लेते हैं, फिर क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, ठीक है, तो शायद थोड़ा सा लंबा क्लास जा सकता है, लेकिन उतना भी नहीं, कल की तरह नहीं होगा। आज 1.5 आवर में हम कंप्लीट कर लेंगे। सर इनलाइन और इन इंटरनल टैग के बारे में थोड़ा बताइएगा। ओके ओके, ठीक है। हाँ, इस तरह से आपको आस्क करना है, कोई भी डाउट रहता है ना, तो आपको पहले तो आस्क कर लेना है कि हाँ ये मेरा डाउट था, इसको किस तरह से रिजोल्व करते हैं। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेंगे। ये कल का सेशन था, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये टास्क था। ओके, इनलाइन और इंटरनल CSS का डिफरेंट ये होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे H1 है, ठीक है, मैं इसको तो पहले हटा देता हूँ, ये जो स्टाइल है ऊपर का, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अगर इसको मुझे ओपन करना है तो किस तरह से करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और जो practice 2 है इसको मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, इसका आउटपुट मुझे इस तरह पे यहाँ पे इस पेज पे दिखेगा। ओके, तो बेसिकली अगर मुझे इस टेक्स्ट को, मतलब ये जो H1 एलिमेंट है, इस टैग को अगर मुझे कलर करना है, इसको इसको मुझे थोड़ा सा डिजाइन करना है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। एक तो यहाँ पे मैं स्टाइल लगा के, स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कलर। कलर के अंदर क्या वैल्यू आएगा, रेड। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तब मुझे यहाँ पे रेड मतलब मिल जाएगा। ठीक है, इसका कलर जो है वो चेंज होके रेड हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, और एक तरीका क्या था, हमने कल पढ़ा था कि यहाँ पे हम स्टाइल टैग को लगा के स्टाइल टैग को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, स्टाइल टैग क्लोज हो गया। अभी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस H1 को पकड़ के इस तरह से कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करके यहाँ पे भी कलर लगा के रेड कर सकते हैं। अगर मैं इसको अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर दूं, अभी भी सेम काम करेगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए अभी भी स्टिल सेम है। तो डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हमने क्या स्टाइल टैग लगा के इसके अंदर सारा डिजाइनिंग किया, तो इसको बोलेंगे हम इंटरनल CSS। अगर आप विद इन द एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट पे स्टाइल कर रहे हैं, ऐसा था ना पहले, स्टाइल यहाँ पे लगाया और कलर इस पे लगाया, मतलब ये क्या है बेसिकली, जो ओपनिंग टैग है उस ओपनिंग टैग के अंदर आप स्टाइल कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा इनलाइन CSS। मतलब आप उसी एलिमेंट पे, जिस एलिमेंट पे आपको कलर करना है या फिर डिजाइन करना है, उसी एलिमेंट पे CSS का कोड लिखते हैं, तो उसको बोला जाएगा इनलाइन CSS। मतलब इन लाइन, एक ही लाइन पे है वो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हेड टैग के अंदर या फिर कहीं पे भी स्टाइल टैग के अंदर कुछ डिजाइन करते हैं, CSS का कोड लिखते हैं, तो उसको बोला जाएगा इंटरनल CSS। ठीक है, मतलब एक लाइन पे, अगर इसी लाइन पे मैं CSS लिखता हूँ, मतलब ये H1 है मेरा, इसी को रेट करना है, अगर मैं उसी टैग को, उसी टैग के अंदर, उसका जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर मैं स्टाइल लिखता हूँ, तो उसको बोला जाएगा इनलाइन CSS। और उसी पेज में अगर मैं कहीं पे स्टाइल टैग लगा के उसको डिजाइन करता हूँ, तो उसको बोला जाएगा इंटरनल CSS। ठीक है, क्लियर? ओके सर। ओके, नेक्स्ट कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन, तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अभी देखिए, कल हमने कुछ छोड़ दिया था लास्ट में। ठीक है, इंटरनल CSS हमने देख लिया। इंटरनल CSS क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे अगर स्टाइल लगा के यहाँ इसके अंदर आप लिखते हैं कुछ, और इसका जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन यहाँ से अप्लाई हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा इंटरनल CSS। ठीक है, अभी एक्सटर्नल CSS क्या होता है, हमने कल पढ़ा था इनलाइन और इंटरनल, आज हमको पढ़ना है थोड़ा सा एक्सटर्नल CSS। ओके,
इसको किस तरह से किया जाता है। अभी देखिए एक्सटर्नल का मतलब यही होता है कि आप CSS का एक अलग से पेज बना ले। ओके, उस पेज के अंदर आप सारे डिजाइनिंग करेंगे। इन एग्जाम्पल में दिखाना चाहूंगा विंडोज को, windows.in पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, ओके खुल गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको कहीं पे भी CSS देखने को नहीं मिलेगा। हाँ दिख सकता है आपको थोड़ा बहुत, एक दो लाइन का CSS दिख सकता है, बाकी यहाँ पे कहीं पे भी आपको CSS देखने के लिए नहीं मिलेगा। ना तो हेड के अंदर है, ना तो बॉडी के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको ओनली क्लासेस मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर हर एक एलिमेंट पे देखिए क्लासेस लगा हुआ है, यहाँ पे क्लासेस है, और जो ये जो डिव है इसके अंदर क्लासेस है, ये जो सेक्शन है इसके अंदर क्लासेस है। ओके, अगर क्लासेस से लिखा हुआ है तो इसका CSS कहाँ पे है? CSS तो कहीं पे होना चाहिए। जो डिजाइन है तो इसे मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं आया, हमने इसको डिजाइन किया मतलब किए होंगे कहीं पे तो इसका CSS लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो CSS है वो किसी दूसरे पेज पे है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा index.in/css/style.css, एक अलग फाइल है जो इस फाइल से लिंक्ड है, लेकिन उसका जो कोड है वो इसी फाइल पे एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब उसका जो डिजाइन है वो इसी पेज पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो जो style.css है ये मैंने अलग से लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको सारे CSS का कोड्स, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कोड है सारे CSS का कोड है। ये जो कोड है इस पेज पे लिंक्ड है, इसके लिए यहाँ पे जो मतलब डिजाइन है, ये डिजाइन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, CSS का इफेक्ट इसी पेज पे भी दिख रहा है। किस तरह से दिख रहा है, ये एक अलग पेज है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे उस पेज को लिंक कर दिया, ठीक है। मैं नोटिफिकेशन को बंद कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अभी क्या है, इसी को एक्सटर्नल CSS बोला जाता है। मतलब आपका जो CSS का कोड होगा वो किसी दूसरे पेज पे होगा, वो जो उस पेज का लिंक है वो लिंक हम मतलब किसी भी डिजाइन पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी भी पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे करेंगे हम, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये मेरा फाइल है, ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ, ये कल का फाइल था। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बनाने के शॉर्टकट मिलता है आपको Ctrl+Shift+N, दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली फोल्डर बन जाएगा। इस पे आपको जस्ट नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटर्नल CSS, ओके। इसके अंदर में गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ इसके अंदर मुझे दो फाइल्स बना लेना है, ठीक है। फाइल्स किस तरह से बनाऊंगा, मैं नोटपैड प्लस प्लस पे जाऊंगा, इसको काट दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे न्यू मिलेगा, न्यू वन। इसको पहले मैं फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करूंगा और एक्सटर्नल जो CSS का फोल्डर है उसके अंदर जाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा उस फाइल का नाम, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको होम दे देता हूँ, home.html, ओके। एक तो HTML का फाइल हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, Ctrl+N दबाना है, या फिर आप यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कर सकते हैं, आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं या फिर Ctrl+N दबा सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा होम का home.html हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, CSS का कोड लिखेंगे, तो इसको भी हमको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। सेव किस तरह से करते हैं, फाइल पे जाके सेव एज पे गया मैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे style.css। आपको ध्यान देना है कि पहले का जो फाइल था वो .html था, अभी का जो फाइल है वो .css है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ओके। तो यहाँ पे style.css आ गया, यहाँ पे home.html आ गया, ठीक है। तो HTML का पहला जो स्ट्रक्चर है वो हम पहले तो लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे उसको, पहले तो हम लगाएंगे डॉक टाइप डिक्लेरेशन। किस तरह से करना है, एंगल ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर हमको लिखना है डॉक टाइप के अंदर HTML, हो गया है। फिर हमको क्या करना है, HTML को ओपन करना है, क्लोज करना है। तो ओपन किस तरह से करते हैं, एंगल ब्रैकेट ओपन HTML, ठीक है। HTML को लॉक कर दिया, फिर इसको क्लोज करते हैं, इसको इस तरह, ओके। HTML ओपन क्लोज हो गया। HTML के अंदर हमको क्या मिलता था, हेड लिखेंगे इस तरह से, हेड, ओके। इस हेड के अंदर हम इसको क्लोज कर देंगे, हेड हो गया। अभी इस हेड के अंदर क्या करना है, हमको टाइटल लिख देना है, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, ठीक है। टाइटल के अंदर हम क्या देंगे, क्योंकि हम होम पेज का डिजाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं होम पेज, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, होम पेज मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस भी क्लोज कर देता हूँ, तो होम पेज मिल गया, ओके। अभी हमको बॉडी के अंदर कुछ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी का ओपनिंग टैग ओपन कर लेंगे और यहाँ पे क्लोजिंग टैग दे देंगे, ठीक है। बॉडी हो गया। अभी हमको यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखना है, तो H1 लिखेंगे, H1 को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, दिस इज माई CSS प्रैक्टिस पेज, ओके, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे। अभी
हमने ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा, इस फाइल को हमको इस पेज के साथ लिंक करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और इस H1 को मैं अगर कलर कर देता हूँ इस तरह से, कलर इज रेड, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो फाइल है, ये जो पेज है, इस पेज को हम इस पेज से लिंक ही नहीं किया। तो HTML को पता कैसे चलेगा कि इसका CSS इस पेज पे लिखा हुआ है ऑलरेडी? तो इसको पता चलने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टैग मिलता है हमको लिंक करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिंक लगा लिया, तो लिंक को हम क्लोज नहीं करेंगे। लिंक एक एम्प्टी एलिमेंट है, हाँ क्लोज भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे जस्ट एक ही लाइन लिखना है, तो हम क्लोज नहीं करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको रेल दे देना है, ठीक है, रिलेशन। ओके, रिलेशन इज इक्वल टू कौन से पेज का नाम, स्टाइल डॉट CSS लिख देना है, ठीक है। क्या मैं अभी इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे देखिए स्टाइल शीट हो गया। अभी हमको href देना है। ओके सॉरी, रेल के अंदर स्टाइल डॉट CSS नहीं, यहाँ पे हमको लिखना है स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। ओके, अभी हमने यहाँ पे लिंक दे दिया, रिलेशन का जो एट्रीब्यूट है वो दे दिया रेल, मतलब रिलेशन। ओके, अभी हमको इस फाइल का जो पाथ है, इस फाइल कहाँ पे स्टोर है, इस फाइल का लोकेशन हमको इसको बताना है। किस तरह से बताएंगे? href एक एट्रीब्यूट मिलता है, href के अंदर इज इक्वल टू दे के हम यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल डॉट CSS। ओके, अभी क्या हो गया, ये जो फाइल है, मतलब स्टाइल डॉट CSS जो फाइल है, वो फाइल इस पेज से लिंक हो चुका है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कोई भी स्टाइल शीट लिखेंगे, मतलब कोई भी CSS लिखेंगे ना, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। किस तरह से देखते हैं? अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखिए ये H1 जो है रेड हो चुका है, मतलब इस पेज पे हमने CSS का एक भी लाइन नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इस जो दूसरा जो फाइल था स्टाइल डॉट CSS, उसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। तो इसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी टैग्स होंगे, उस सारे टैग्स का स्टाइल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लिंक एक टैग है, ठीक है। हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि मतलब किसी एक टैग को किस तरह से पहचानेंगे। अगर उसके अगल बगल में एंगल ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो एक टैग हो गया, ठीक है। जिस तरह टाइटल एक टैग है, लिंक भी एक टैग है। उसके अंदर हमने कल पढ़ा था, कल या परसों पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब किसी भी एक टैग का एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर कुछ टैग का एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, तब हम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो ये जो लिंक है, ये किस तरह का लिंक है, ये किस लिए यूज किया जाता है, उसके लिए हम लगाएंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का शॉर्ट फॉर्म मिलता है आपको रेल। रेल एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में ही लगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा रेल, ओके। उसके अंदर हमने रेल का वैल्यू दे दिया। वैल्यू क्या? क्योंकि ये एक स्टाइल शीट है, आपको यहाँ पे जस्ट एज इट इज स्टाइल शीट लिख देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये जो स्टाइल शीट है इसका फाइल कहाँ पे है, कौन सी पेज पे है, मतलब किस तरह से इसको एक्सेस मिलेगा। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे href। href किस लिए लगाया जाता है? ताकि हम उस फाइल का जो लोकेशन है इसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे href लगा दिया, href लगाने के बाद ये जो फाइल है, इस फाइल का नाम क्या है? दोनों तो एक ही फाइल में है ना। अभी देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल CSS फोल्डर है, होम पेज के अंदर ही, मतलब होम के साथ ही स्टाइल डॉट CSS है, एक ही फोल्डर के अंदर है। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे दिया, उस फाइल का नाम दे दिया, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। एट्रीब्यूट समझ में आया। लिंक एक टैग है, उसके अंदर रेल एक एट्रीब्यूट है, href एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल डॉट CSS जो है href का वैल्यू है, और जो रेल है स्टाइल शीट, मतलब रेल का जो वैल्यू है वो स्टाइल शीट है। ओके, इतना समझ में आया? समझ में आया सभी को? सर तो फिर से रिपीट करिए थोड़ा। ओके ओके, ठीक है। अभी देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था। ओके, आपको मुझे आंसर देना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे आंसर देंगे, ओके। हमने पढ़ा था कि किसी भी एक टैग को किस तरह से पहचाना जाता है। अगर मैं आपको सर क्वेश्चन, उसमें एंड ग्रेटर देन यूज करके हाँ, लेस देन ग्रेटर कोई देन, इसको हम लेस देन ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं और एंगल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एंगल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख देते हैं हम, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक टैग हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पे, लिंक टैग, ठीक है। लिंक एक एम्प्टी एलिमेंट है, तो इसको क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है। हमने पढ़ा था कुछ कुछ एट्रीब्यूट, मतलब सॉरी, कुछ कुछ टैग्स एम्प्टी टैग्स होते हैं, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसी तरह लिंक एक क्या होता है, एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसको हम क्लोज करना मतलब क्लोज करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है।
ओके, तो हमने यहाँ पे लिंक दे दिया। लिंक क्या हो गया? एक लिंक एक तरह का क्या हो गया? हेलो, क्वेश्चन किसका था? हाँ सर मेरा। हाँ, आपका क्वेश्चन था ना। तो लिंक क्या हो गया है मुझे बताइए अभी। लिंक एक, सर हाँ, लिंक एक, सर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने जस्ट मेरा नाम लिखा है, एक क्या हो गया? टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अगर इसी नाम को हाँ मैं अगर कुछ इस तरह से लिखता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? मतलब ये क्या बन जाएगा? सर, वो टैग टैग बन जाएगा टैग सर, बन क्योंकि जाएगा, उसमें एग्जैक्टली। घटा। यस यस एग्जैक्टली। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो लिंक है ये क्या है? सर लिंक तो लिंक ही है ना, उसमें क्लिक करने से कोई भी दूसरा वेबसाइट में चला जाएगा। नहीं, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अभी मैं बोला थोड़ी देर पहले, पता है ना आपको, अगर मैं एंगल ब्रैकेट से मेरा नाम लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? इमदाद का एक टैग बन जाएगा, राइट। तो लिंक को हाँ मैंने सर। एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है, तो लिंक एक क्या है? सर टैग ही है। टैग है, यस। वही तो बोलने के लिए आपको बोला दिया, मतलब बोलने को दिया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल से बात है, लिंक एक टैग है। उसके अंदर हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो हमने एक एग्जांपल लिया था। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करने के लिए हमको क्या मिलता है? एट्रीब्यूट्स मिलता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स को कौन सी टैग पे लिखा जाता है? ओपनिंग टैग या फिर क्लोजिंग टैग पे? धनीश, अगर कोई ओपनिंग टैग है या और क्लोजिंग टैग है तो हम जो एट्रीब्यूट्स है वो कौन सी टैग पे लिखेंगे? सर ओपनिंग टैग और हाँ, ओपनिंग टैग पे लिखेंगे, राइट। तो ओपनिंग टैग के अंदर हमको कुछ एट्रीब्यूट्स डालना है। तो एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है? यहाँ पे हमने बोला था नेम और वैल्यू पेयर में एट्रीब्यूट्स मिलता है। जो यहाँ पे नेम हो गया, ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू हो गया, इस तरह से मिलता है। तो अभी जो रेल है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन का नाम क्या है? मतलब इस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? रेल है, ठीक है। उसका वैल्यू क्या है? स्टाइल हाँ शीट सर। है। ओके, तो इसी को हमको यहाँ पे, मतलब ये एक एट्रीब्यूट हो गया। लिंक एक टैग है, उस लिंक के अंदर हमको एट्रीब्यूट्स डालना है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? रेल, और उसका वैल्यू क्या है? स्टाइल शीट। फिर दूसरा एट्रीब्यूट का नाम क्या है? एचरेफ, उसका वैल्यू क्या है? स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। यही यस। एट्रीब्यूट्स, इसी को एडिशनल इंफॉर्मेशन बोला जाता है। यह तो सिर्फ एक खाली लिंक हो गया, यह तो एक टैग हो गया, बाकी कुछ नहीं। इसके अंदर हमको कुछ अगर डालना है तो हम एट्रीब्यूट के तौर पे डालेंगे। तो इस पे हमको दो एट्रीब्यूट मिलता है, एक तो रेल, दूसरा मिलता है एचरेफ। तो अगर रेल एट्रीब्यूट को लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे सिंपली रेल लिखेंगे, इज इक्वल टू दे के डबल कोट्स के अंदर हम उसका वैल्यू दे देंगे जिसका नाम है स्टाइल शीट। ओके, फिर हमको दूसरा एट्रीब्यूट मिलता है एचरेफ। एचरेफ के अंदर मिलता है स्टाइल डॉट, मतलब यहाँ पे पास करना है उस फाइल का नाम जो हम लिंक करना चाहते हैं, तो स्टाइल डॉट सी एस एस लिख देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपरली एट्रीब्यूट के साथ एक टैग हो गया, ठीक है। ये एक टैग है, उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स बोलेंगे हम इसको, एक एक एट्रीब्यूट्स है। तो लिंक के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स है फिलहाल? धनिश? सर फुल स्क्रीन हाँ, लिंक के अंदर। हाँ, कितने एट्रीब्यूट्स है अभी फिलहाल? सर हाँ, दो ही तो, दो दो है। एट्रीब्यूट्स है। ओके, दूसरे एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है? ए रियल स्टाइल सी एस एस। नहीं, उतना उतना नहीं है, एट्रीब्यूट का नाम बताना है जस्ट आपको। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? सर आपके आंसर सही है, हाँ, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट्स का हाँ नाम क्या है? सर, और दूसरा एस रियल। एच रेफ। ओके, एच रेफ बोलेंगे हम इसको, ठीक है। मेरे ओके, को, हाँ सर। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि पहला जो एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू क्या है, आप क्या बताएंगे? यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स है, पहले एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है? आपने दूसरे एट्रीब्यूट का नाम बोल दिया है एच रेफ, पहले एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होगा फिर? बोलिए, इजी है, मैंने आपको अभी पढ़ाया कि यहाँ पे नेम और वैल्यू पेयर में आपको दिखने को मिलता है। तो नेम हो गया यहाँ पे, वैल्यू हो गए यहाँ पे।
तो डबल क्वोट के अंदर जो होगा वो वैल्यू बोलेंगे और यहाँ पे जो होगा उसको नेम बोलेंगे। तो मैंने आपको बोला दूसरे एट्रीब्यूट का नाम है, नाम क्या है, आपने बोला कि href, तो सही है। तो पहले एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या हो गया फिर? सर स्टाइल शीट से। उसमें हाँ बोलिए। सर वैल्यू तो ये स्टाइल शीट वो बोल रहा है वही है। ओके, स्टाइल शीट बोल रहा है इसीलिए नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है इसीलिए है, ठीक है। तो कोई अगर बोल रहा है किस लिए बोल रहा है, उसको पता है कि हाँ दूसरा एट्रीब्यूट का नेम एक्चुअली में वैल्यू, उसका जो वैल्यू है वो एक्चुअली में स्टाइल शीट है, इसीलिए है, ठीक है। नहीं कंफ्यूज हो रहा है मेरा। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जब भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो आपको तुरंत ही आपको क्वेश्चन आस्क करना है कि हाँ ये मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आया। तो अभी हमने समझ लिया कि लिंक एक टैग है, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स किस तरह से डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम और यहाँ पे एट्रीब्यूट का वैल्यू, ठीक है। तो ये दूसरा एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट का नाम है और एट्रीब्यूट का वैल्यू है। तो दूसरा href किस लिए लिखा जाता है, क्योंकि हम इस पेज को इस पेज से लिंक कर रहे हैं, इसीलिए हम दूसरा जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर style.css पास कर दिया। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा जो style.css है, ये वाला जो पेज है, ये पेज हमारे इस पेज के साथ लिंक्ड अप हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम जो भी डिजाइन करेंगे, जो भी स्टाइल करेंगे, सारे चीजें हम इस पेज पे करेंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर क्लियर? क्लियर सर। ओके, तो किसी दूसरे का कोई डाउट फिलहाल के लिए, मतलब स्टाइल शीट के रिलेटेड, कि हाँ ये लाइन मुझे समझ नहीं आया, इस href पे style.css कहाँ से आया, इस तरह का कुछ क्वेश्चन? ओके, नो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने h1 डाल दिया और इस h1 को हम इस पेज से अभी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल CSS। ओके, एक्सटर्नल CSS क्लियर? क्लियर है सबको एक्सटर्नल? हाँ ठीक है, ओके कंटिन्यू। एक्सटर्नल हो गया। CSS कलर, फॉन्ट्स और साइजेस देखा हमने, ओके, कल देखा था ये सब हमने, ओके। CSS बॉर्डर, ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। CSS पेडिंग और मार्जिन, ये दोनों हमको समझना है आज, ओके। बॉर्डर को बाद में देख लेंगे, ये छोटा ही कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं, ओके। पेडिंग और मार्जिन हमको देखना है, ओके। अभी देखिए, ओके, मैं बॉर्डर बना लेता हूँ क्योंकि बॉर्डर के बिना आपको पेडिंग और मार्जिन सीखने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। मैं बॉर्डर सिखा देता हूँ। बॉर्डर एक बेसिकली एक क्या होता है, CSS का प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी मतलब क्या, यहाँ पे देखिए बॉर्डर लिखा हुआ है, उसके बाद स्टू दिया गया है, स्टू यानी कॉलन दिया गया है, उसके बाद जो बॉर्डर का वैल्यू है वो लिखा गया है। तो बॉर्डर हम किस तरह से लिख सकते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे H1 दे दिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि इस H1 के अगल बगल में मुझे बॉर्डर चाहिए कुछ इस तरह का, मैं अगर पेन खोलता हूं और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूं, दिस इज माई नेम, ओके। अगर मैं चाहता हूं कि इस नेम के अगल बगल मुझे कुछ इस तरह का बॉर्डर देखने को मिले, तो वही बॉर्डर हम इसके मदद से, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी की मदद से, बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से अचीव कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है, अभी हमने यहाँ पे लिंक कर लिया, ठीक है। तो H1 के बगल में मुझे बॉर्डर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ बॉर्डर, ओके। लेकिन कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप यहाँ पे एंटर भी दबा सकते हैं। एंटर दबाने से क्या होगा, इस कोड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे एंटर दबा दिया, अभी देखिए इसको देखने में थोड़ा सा सही लग रहा है, ओके। समझने में भी आसान होगा, ओके, ठीक है। तो टंग ट्विस्ट इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अभी हमने यहाँ पे कलर ले लिया रेड, ओके। अभी हमको क्या करना है, बॉर्डर देना है। बॉर्डर दे दिया हमने। यहाँ पे बॉर्डर में 3 तरह का वैल्यू मिलता है हमको, ओके। यहाँ पे देखिए बॉर्डर के अंदर एक तो कितना उसका मतलब वो कितना बड़ा होगा, मतलब उसका जो बॉर्डर का साइज होगा वो कितना बड़ा होना चाहिए। फिर उस बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा और फिर उस बॉर्डर का जो कलर है वो किस तरह का रहेगा। तो पहला क्या वैल्यू होता है, उस बॉर्डर का जो साइज है वो कितना मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 2 पिक्सल डाल दिया, ठीक है। तो उस बॉर्डर का जो स्टाइल है वो किस तरह का रहेगा, सॉलिड रहेगा, मतलब एक लाइन होना चाहिए, उसके अंदर कुछ डिजाइन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हमने सॉलिड दे दिया। उस बॉर्डर का जो कलर है वो हमको देना है। अभी मैं ब्लू दे देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए क्या होगा, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमको यहाँ पे बॉर्डर दिखने को मिला, ठीक है, 2 पिक्सल का।
इस जो पिक्सल है, पिक्सल यानी इसका जो साइज है, इस बॉर्डर का जो साइज है। ओके BS, आपका थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए। आशिक, इसको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। ओके अभी देखिए, यहाँ पे हमने बॉर्डर की मदद से यहाँ पे बॉर्डर ला लिया, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। अभी हमको इस बॉर्डर का जो साइज है उसको इंक्रीज करना है। तो अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ तो अभी क्या हो जाएगा, इस बॉर्डर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ। ओके अभी सही है। अभी हमको समझना है कि इस बॉर्डर का जो मतलब इस एलिमेंट का मार्जिन और पेडिंग किस तरह से यहाँ पे दिया गया है उसको समझना है हमको। ओके तो किस तरह से समझेंगे, यहाँ पे बॉर्डर का क्लियर हो गया। मतलब पहले का जो ये जो वैल्यू है ये क्या है, बॉर्डर का साइज। ओके दूसरा क्या है, ये जो स्टाइल है सॉलिड है। अगर मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ ना तो अभी देखेंगे किस तरह से हो गया। अभी इसका स्टाइल है जो है स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी डॉटेड है। अगर मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप एक वैल्यू है, ठीक है, ग्रुप कर देता हूँ तो इस पे आपको मतलब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो टाइप का कलर है, एक तो थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा लाइट है। ओके तो इसको ग्रुप बोला जाता है। ओके अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉलिड कर देता हूँ तो सिंपल सा हमको एक बॉर्डर मिलेगा विदाउट कलर। ओके दूसरा क्या है, उस बॉर्डर का स्टाइल, और तीसरा क्या है, उस बॉर्डर का कलर। तो अगर मैं यहाँ पे रेड देता तो रेड मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ तो ब्लू मिलेगा, ठीक है। तो यही है बॉर्डर का कंसेप्ट। बॉर्डर एक एट्रीब्यूट होता है, जिस तरह से कलर देखा था हमने, कलर के अंदर रेड पास कर दिया तो इस टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन बॉर्डर के अंदर हमको तीन तरह का वैल्यू देना पड़ेगा। क्या क्या, एक तो बॉर्डर का साइज, दूसरा बॉर्डर का स्टाइल, तीसरा बॉर्डर का जो कलर है वो। ओके क्लियर इतना? सर अगर तीनों में से अगर हमने किसी एक को नहीं दिया तो ये ओके काम नहीं करेगा क्या? नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो सीएसएस में हमको दो तरह का प्रॉपर्टी मिलते हैं, एक तो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, दूसरा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अगर मैं इस रेट को नहीं भी दूं तब भी एक काम करेगा आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसका कलर क्या हो गया, मतलब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने रेड डिफाइन ही नहीं किया तो रेड एक कहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसको सॉलिड नहीं भी देता हूँ तब भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसका स्टाइल नहीं है फिलहाल, तो ये नन हो चुका है। अगर मैं इस पर सॉलिड भी पास कर देता होता तो आपको बॉर्डर मिल जाएगा, लेकिन ये जो बॉर्डर का जो लास्ट का कलर है वो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो तीनों को मतलब तीनों देना मैंडेटरी है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में। लेकिन हाँ अगर आप इस तरह का चाहते हैं कि मुझे जस्ट एक ही वैल्यू पास करना है तब आप लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तब आप इसको मतलब उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम सीएसएस पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा फोकस एचटीएमएल है, एचटीएमएल में है, तो हम फोकस करेंगे कि हमको यहाँ पे तीनों ही देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तीनों चीजें चाहिए होगा। अगर आप यहाँ पे देख के डायरेक्टली रेट कर देते हैं ना तब भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दूसरा प्रॉपर्टी है मतलब दूसरा जो वैल्यू है उसको उससे क्या दर्शाता मतलब इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे डॉटेड वाला चाहिए या फिर ग्रुप वाला चाहिए या फिर सॉलिड वाला चाहिए। इसीलिए हमको यहाँ पे तीनों वैल्यू जो है पास करना है। अगर हम यहाँ पे रेड नहीं देते तब भी ये चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ के इसका जो कलर है, अगर मैं इसको ब्लू कर देता हूँ शायद ये ब्लू भी हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो कलर है ये कलर यहाँ पे ले रहा है। अगर मैं इसको ब्लू काट देता हूँ ठीक है तो अभी क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो HTML का कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे तीनों देना है। अगर ऐसा चाहते हैं कि हाँ मुझे जस्ट जो कलर का टेक्स्ट है उसी तरह बॉर्डर का भी कलर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ब्लू है टेक्स्ट का कलर, आपको बॉर्डर भी ब्लू चाहिए, तब अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो ना भी दे तो चल जाएगा। मतलब तीसरा जो वैल्यू है वो नहीं भी देंगे चल जाएगा, लेकिन आपको ये देना पड़ेगा और ये भी देना पड़ेगा, ये दोनों देना मैंडेटरी है, ठीक है। ओके अगर आपको कलर चेंज चाहिए कि हाँ ब्लू टेक्स्ट का कलर हो और जो बॉर्डर का कलर हो वो ग्रीन हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रीन पास करना पड़ेगा। अभी देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये जो ब्लू है इसी की तरह मुझे चाहिए तो आप सॉलिड के बाद ना भी दे कुछ तब भी चल जाएगा। ओके क्लियर? ओके सर, ओके ठीक है। अभी देखिए हमने यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्लू ही दे देता हूँ। अभी देखिए ये हो गया क्लियर, ठीक है। अभी हमको क्या पढ़ना है, मार्जिन और पेडिंग। पहले हम पेडिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक ओके मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके अंदर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, दिस इज माय नेम। ओके चलिए ये बाउंड्री थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ,
अभी देखिए यहाँ पे मुझे अगर बॉर्डर को कुछ इस तरह से चाहिए तो क्या होगा। अभी फिलहाल किस तरह से मिल रहा है देखिए, एकदम मतलब इसमें कोई स्पेसिंग नहीं है। अभी फिलहाल का जो बॉर्डर है कुछ इस तरह का है, मतलब जितना भी टेक्स्ट है ना उसको घिराव किया, मतलब वो जस्ट एडजस्ट हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, ओके। लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, ओके, ठीक है। नीचे भी थोड़ा सा स्पेस है। अगर मुझे ये स्पेस चाहिए कि हाँ बॉर्डर तो रहेगा सही है, लेकिन उसके अंदर मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इस बॉर्डर के नीचे इस टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट साइड में मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तब हम क्या करेंगे, इस जो एलिमेंट है उसके अंदर पेडिंग पास करेंगे। तो पेडिंग किस तरह से पास किया जाता है, तो अगर हम यहाँ पे पेडिंग लिखते हैं, ओके, पेडिंग लिखते हैं 10 पिक्सल का, ठीक है। 10 पिक्सल दे के हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अभी क्या हो जाएगा देखिए, रिफ्रेश करता हूँ, ऊपर भी स्पेस मिला, लेफ्ट साइड में भी स्पेस मिला, नीचे भी मिला और राइट साइड में भी मिला। लेकिन राइट साइड का पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये जो बॉर्डर का जो लेंथ है वो पूरा पेज को मतलब कवर कर रहा है, इसलिए हमको राइट साइड का पता नहीं चला। लेकिन राइट साइड में भी है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप मिला। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ना, लेट से 20 कर देता हूँ, तो हमको यहाँ पे 20 पिक्सल का स्पेस मिल जाएगा, ओके। तो हमने पेडिंग दे के क्या अचीव किया कि अगर मुझे टेक्स्ट के अंदर मतलब जो अंदर का हिस्सा है, इस बॉर्डर के अंदर का जो हिस्सा है उसके अंदर मुझे थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए, तब हम क्या पास करेंगे, पेडिंग पास करेंगे, ओके, ठीक है। समझ में आया। समझ में आया तो हाँ, ठीक है, ओके। अभी देखिए इसके अंदर हमको मतलब इसके अंदर चाहिए, इस बाउंड्री के अंदर, इस बॉर्डर के अंदर चाहिए हमको स्पेसिंग, इसीलिए हमको यहाँ पे पेडिंग देना पड़ा, ठीक है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास और एक एलिमेंट है, ठीक है। मैं H1 को कॉपी कर लिया, अभी पेस्ट कर देता हूँ। अभी मेरे पास कितने H1 है, 2 H1 है, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ा सा स्पेस मिले। यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर के अंदर थोड़ा सा गैप है, लेकिन इस गैप को मुझे इंक्रीज करना है, मुझे ये गैप ज्यादा करना है। तब हम क्या कर सकते हैं, इस जो पेडिंग है इसके सिवा हम यहाँ पे मार्जिन लिख सकते हैं। मार्जिन में अगर मैं 20 पिक्सल डाल देता हूँ तभी ये क्या करेगा देखिए, ओके 20 पिक्सल है बाय डिफॉल्ट, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमको पता चले। मैं इसको 50 कर देता हूँ। अभी देखिए मैं 50 करता हूँ तो देखिए इसके बाहर का जो स्पेस था वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम पेडिंग दे देते तो क्या होगा था, मतलब जो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर का जो स्पेस होता वो क्या होता, मतलब वो जो स्पेस है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है पेडिंग की मदद से। लेकिन अगर बॉर्डर के बाहर मुझे स्पेस चाहिए तब हम क्या कर सकते हैं, उसको मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं। मार्जिन से क्या होगा, बाहर का जो पोर्शन है वो दिखेगा। अभी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ हमने तो पहले 20 दिया था लेकिन इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 20 को काट भी देता हूँ ना तभी यहाँ पे इसके अंदर जो मार्जिन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका जो मार्जिन है वो 20 ही पास किया गया है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया ताकि हमको पता चले कि हाँ एक्चुअली में मार्जिन काम कर रहा है। अभी काम कर रहा है, देखिए इसके अंदर 50 पिक्सल का मार्जिन जनरेट हो गया, ओके। पेडिंग कब देना है, अगर इस बॉर्डर के अंदर मतलब इसका जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, लेफ्ट वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है और जो राइट वाला हिस्सा है, इसके अंदर मुझे कुछ स्पेसिंग देना है, कुछ गैप देना है, तब हम पेडिंग का यूज करेंगे। लेकिन ये जो मतलब 2 एलिमेंट है ना, इसके अंदर मुझे कुछ स्पेस बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, मार्जिन का यूज करेंगे, ओके, ठीक है, क्लियर। ओके क्लियर है, ओके, ठीक है। अभी देखिए हमने मार्जिन देख लिया, पेडिंग देख लिया। क्या हो अगर मैं बताऊं कि मुझे लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल चाहिए लेकिन टॉप और बॉटम से मुझे ज्यादा चाहिए। मैं इसको पहले तो रिमूव कर लेता हूं क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। इसको मैंने हटा दिया। अभी देखिए जो लेफ्ट और राइट साइड का है वो स्पेसिंग सही है, ठीक है, लेकिन मुझे टॉप और बॉटम में ज्यादा चाहिए, कुछ इस तरह का। ये टेक्स्ट हो गया मेरा, दिस इज ए टेक्स्ट, ओके। अभी यहाँ पे देखिए मुझे लेफ्ट और राइट से इतना ही चाहिए लेकिन टॉप में इतना चाहिए और बॉटम में इतना चाहिए। तब किस तरह से होगा, लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल है तो 20 पिक्सल ही रहने देंगे और जो टॉप और बॉटम है उसमें हम इंक्रीज करेंगे। तो किस तरह से करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे
चारों मिला के अगर यहाँ पे आप एक वैल्यू पास करते हैं ना, मतलब 20 पिक्सल कर दिया, तब ये क्या होगा, चारों दिशाओं से मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ओके, चारों दिशाओं से 20 पिक्सल का पेडिंग दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह से डिफाइन करना है कि हाँ टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल रहेगा, लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल रहेगा, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 50 लगा देंगे, तो ये जो 50 है वो लेफ्ट और राइट में अप्लाई हो जाएगा, ओके। लेफ्ट में देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला था कि मुझे टॉप और बॉटम से ज्यादा चाहिए, लेफ्ट और राइट का सेम टू सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट में 20 दे देंगे और टॉप और बॉटम में उसको 50 कर देंगे। अभी क्या होगा देखिए, टॉप और बॉटम में जो है पेडिंग उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, लेफ्ट और राइट का पहले का ही है, 20 पिक्सल ही है, ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे दो वैल्यू देखे, क्या है, एक तो टॉप बॉटम, मतलब ये हो गया आपका टॉप और बॉटम, दूसरा हो गया लेफ्ट और राइट, ठीक है। अगर क्या हो मैं कुछ इस तरह से बोलूं कि मुझे एक एक दिशाओं से एक एक तरह का मार्जिन पेडिंग चाहिए, कि मान लीजिए ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट हो गया। अभी जो बॉर्डर है, बॉर्डर हो गया कुछ इस तरह का, मान लीजिए कि हाँ लेफ्ट और मतलब ऊपर का मतलब मान लीजिए कि 50 है, लेफ्ट और राइट 20 है, नीचे का 10 है, और जो राइट साइड का वो 100 है, कुछ इस तरह का चाहिए, तब क्या होगा, तब भी हम चार वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं। एक तो हो गया लेफ्ट राइट, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, ओके, सी एस एस पेडिंग वैल्यूज, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा सी एस एस पेडिंग के अंदर, ओके। पेडिंग टॉप होगा पहले, फिर पेडिंग राइट होगा, फिर पेडिंग बॉटम होगा, फिर पेडिंग लेफ्ट होगा, ठीक है। इसको किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए पहले अगर फर्स्ट क्या है, पेडिंग टॉप है, तो ऊपर का जो दिशा है इसमें कितना पिक्सल चाहिए आपको, इसमें मैं 50 रहने देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है, राइट है, मतलब इसके अंदर का जो हिस्सा है, मतलब राइट साइड का जो हिस्सा है उसके अंदर कितना चाहिए आपको, मैं 20 दे देता हूँ, 20 बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अभी क्या है, जो बॉटम है मतलब नीचे का हिस्सा, नीचे कितना है, अभी फिलहाल तो 50 है, लेकिन मुझे यहाँ पे 10 चाहिए लेट से, तो 10 दे दिया मैंने यहाँ पे, तो नीचे का जो हिस्सा है वो 10 हो जाएगा, ओके। फिर क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट अभी फिलहाल कितना है, 20 है, इसको मैं लेट से 30 कर देता हूँ, ओके। अभी क्या हो जाएगा देखिए, बॉटम का जो हिस्सा है वहां पे 10 अप्लाई हो गया, लेफ्ट में कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है, हाँ 30 हो गया। अभी टॉप में कितना हो गया, टॉप में 50 हो गया, और राइट में कितना हो गया, 20, ओके। इसको हम चार तरह से लिख सकते हैं, चार तरह से मतलब पता कैसे चलेगा, पहले का जो वैल्यू है वो टॉप में अप्लाई होगा, दूसरा जो वैल्यू होगा वो राइट में अप्लाई होगा, तीसरा जो वैल्यू होगा वो बॉटम में अप्लाई होगा मतलब नीचे, और जो चौथा जो वैल्यू है वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में अप्लाई होगा। अगर आप एक वैल्यू पास करते हैं वो चारों दिशाओं में अप्लाई होगा, अगर आप दो वैल्यू पास करते हैं मतलब ये पहले का जो है टॉप और बटन हो जाएगा, फिर दूसरे का जो है वो मान लीजिए यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट 100 हो जाएगा, टॉप और बटन हो जाएगा 50, ओके। लेकिन अगर आप चार वैल्यू पास करते हैं ना, तो टॉप बटन लेफ्ट राइट चारों कवर कर लेगा, ठीक है। किस तरह से कवर होगा, पहले का टॉप होगा, फिर दूसरा का राइट, फिर तीसरा का बटन, फिर जो चौथा है इसको मतलब लेफ्ट साइड में, ओके, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना, जस्ट आपको ध्यान में रहना है कि हाँ हम चार वैल्यू पास कर सकते हैं, जिसका जो एरिया होगा मतलब जो भी स्टाइल होगा वो चार में मतलब चारों दिशाओं से अलग अलग तरह का वैल्यू अप्लाई होगा। लेकिन अगर मुझे सेम वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब चारों दिशाओं से एकदम इक्वल होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, एक ही वैल्यू पास कर देंगे। अगर हमने 50 कर दिया तो 50 हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे 100 कर दिया तो 100 हो जाएगा, देखिए एकदम इक्वल इक्वल है चारों तरफ, ठीक है, ओके। तो हमने पेडिंग देख लिया, पेडिंग के अंदर मतलब या तो आप दो वैल्यू दे दीजिए या फिर चार वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। चार देने का मतलब क्या होगा, मतलब चारों दिशाओं से आपको मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ लेफ्ट से इतना होगा, राइट से इतना होगा, टॉप से इतना होगा, बटन से इतना होगा। अगर आपने एक वैल्यू पास कर दिया मतलब लेफ्ट राइट टॉप बटन सारे दिशाओं से एक ही वैल्यू जाएगा। अगर आपने दो वैल्यू पास कर दिया, जो पहले का वैल्यू होगा वो टॉप और बटन में अप्लाई होगा, दूसरा का जो वैल्यू होगा लेफ्ट और राइट में अप्लाई होगा, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसी का? इस पे तो क्वेश्चन होना चाहिए आई गेस। थोड़ा सा ट्रिकी है बच आपको जस्ट ध्यान देना है कि हाँ कौन से पोजीशन में कितना वैल्यू जा रहा है, इसी के ध्यान देना है, बाकी बाकी कुछ नहीं, मतलब उतना क्रिटिकल नहीं है ये, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है बट टफ नहीं है।
ओके, कोई इश्यू नहीं है। सर रिकॉर्डेड लेक्चर, हाँ हाँ बोलिए। सर रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए था ओके, करने के लिए। ये जो कल का जो सेशन था वो रिकॉर्ड हो रहा है, आज का भी हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। मैं इन दोनों को हो सकता है तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके अनलिस्टेड करके आपको ग्रुप में लिंक दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल किसी का कोई इश्यू है पेडिंग में? पेडिंग में इश्यू नहीं है तो हम मार्जिन को थोड़ा सा अच्छे से और समझ लेंगे, फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग सा एक प्रोजेक्ट बनाने वाला है, मतलब प्रोजेक्ट नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी तक का जितना भी आपने हमने सीखा हुआ है उसकी मदद से। दिक्कत है किसी को, कुछ इश्यू नहीं है? ओके चलिए, अभी थोड़ा सा मार्जिन पे फोकस करते हैं। तो पेडिंग तो देख लिया, पेडिंग क्या होता है, हमेशा अंदर की तरफ रहता है। ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अगर मैं बोलूँ कि कितना एरिया है, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर तक का एरिया है एलिमेंट का। ओके, ये जो एलिमेंट है H1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एरिया कितना है फिलहाल, ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको ब्लू का, उस मतलब उतना ही इसका एरिया है फिलहाल। ओके, अभी हमको मार्जिन पे ध्यान देना है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, पैराग्राफ एंड टुडे इज माय फर्स्ट प्रैक्टिस अबाउट मार्जिन एंड पेडिंग। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। ओके ठीक है, हाँ, तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अभी इस पैराग्राफ में मुझे अगर बॉर्डर लगाना है या फिर बैकग्राउंड कलर लगाना है तो मैं किस तरह से लगा सकता हूँ। अभी देखिए, ये H1 का हो गया, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, मार्जिन को उठा देते हैं, मार्जिन हमें फिलहाल नहीं चाहिए क्योंकि हम इन डेप्थ मार्जिन देखने वाले हैं अभी। ओके, मार्जिन 0। ओके, मैं और एक बात बोलना भूल गया, यहाँ पे जो HTML का पेज होता है ना, इसमें आपको बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा मार्जिन और पेडिंग मिल जाता है। अगर आपको उसको डिसेबल करना है तो हमने कल देखा था, एस्ट्रिक लगा के हम कुछ सेलेक्ट करते हैं तो सारा जो पेज है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एस्ट्रिक लगा के हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दिया और इसका जो पेडिंग है इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, मैं पेडिंग को 0 किया। ओके, अभी मार्जिन को 0 कर देता हूँ। ओके सॉरी, मार्जिन, ओके, मार्जिन को 0 कर देता हूँ। अभी क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना आपको, लेफ्ट में भी थोड़ा सा है, राइट में भी थोड़ा सा है। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तब चला जाएगा। मतलब यही है कि बाय डिफॉल्ट HTML पेज के साथ थोड़ा सा आपको मार्जिन और पेडिंग मिलता है। उसको आपको अगर डिसेबल करना है तो आप लिखेंगे एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के अंदर पेडिंग 0, मार्जिन 0, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी पेडिंग मार्जिन रहेगा वो चला जाएगा, ठीक है। अभी हम अच्छे से यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो अभी देखिए, हमारा जो एलिमेंट है इसके साथ एकदम चिपका हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी पेडिंग और मार्जिन अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन हमको क्या करना है, अभी जो P है, P के अंदर हमको बॉर्डर लगाना है, ठीक है। बॉर्डर लगाने की कौन सा प्रॉपर्टी था, बॉर्डर प्रॉपर्टी। उसके अंदर 3 तरह का वैल्यू जाएगा। पहला का मतलब, पहले वैल्यू का मतलब क्या है कि इस बॉर्डर का साइज कितना चाहिए, मुझे 5 पिक्सल चाहिए। फिर उस बॉर्डर का स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, मुझे फिलहाल तो सॉलिड चाहिए, लेकिन मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तीसरा जो वैल्यू है वो क्या होगा, उस बॉर्डर का कलर। कलर क्या देना चाहिए, फिलहाल मैं रेड दे देता हूँ। ओके, अभी मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, डॉटेड सही नहीं लग रहा है, इसको सॉलिड ही कर देता हूँ। ओके, तो हाँ अभी सही लग रहा है। ये जो है हमारा पहला एलिमेंट का बॉर्डर हो गया, ये वाला H1। अभी P का जो एलिमेंट है वो वहां पे देखिए एकदम चिपका हुआ है, मतलब इस एलिमेंट के साथ भी चिपका हुआ है और उसके अंदर जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के साथ भी चिपका हुआ है। अभी हमने देखा कि इस बॉर्डर के अंदर, मतलब जो इसका, मतलब इसका जो एरिया है उसके अंदर हमको कुछ देना है गैप, तब हम पेडिंग का यूज करेंगे। लेकिन बाहर कुछ देना पड़ेगा तो हम मार्जिन का यूज कर लेंगे। तो पहले हम पेडिंग का देख लेते हैं, इसके अंदर पेडिंग किस तरह से पास होगा। तो पेडिंग देने से क्या होगा बेसिकली, तो मैं यहाँ पे पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग कितना दें, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे 25 पिक्सल का दे देता हूँ, ठीक है, 25 पिक्सल। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ये जो बॉर्डर है पहले भी चिपका हुआ था, अभी भी चिपका हुआ है, लेकिन इसका अंदर का जो गैप है वो थोड़ा सा 25 पिक्सल बढ़ गया है। मतलब ये जो एलिमेंट है, जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को हमने थोड़ा सा पेडिंग दे दिया, मतलब इसका जो एरिया है उसके अंदर ही ये थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लेगा 25 पिक्सल का, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये दोनों चिपके हुए हैं।
अगर मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर हमने कल पढ़ा था, बैकग्राउंड कलर के अंदर हमने अगर रेड दे दिया तो इसके अंदर रेड पास हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर भी ब्लू पास कर देता हूँ ताकि हमको थोड़ा सा अच्छे से पता चले कि हाँ एक्चुअली में मार्जिन किस तरह से काम कर रहा है। और इसका जो कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि ये विजिबल हो गया विजिबल। इसको भी वाइट कर देते हैं, इसका जो कलर है ये भी विजिबल हो गया, ठीक है, दोनों विजिबल हो रहा है। अभी देखिए हमको ये जो ग्रीन है और जो रेड है इसके अंदर गैप चाहिए, मुझे इस टेक्स्ट के अंदर गैप चाहिए तब मैं पेडिंग यूज करूंगा, लेकिन मुझे बाहर से स्पेस चाहिए, गैप चाहिए, तब हम क्या करेंगे, मार्जिन का यूज करेंगे। अभी कहाँ पे लगाए मार्जिन, यहाँ पे लगाएंगे तब भी काम करेगा, ऊपर लगाएंगे तब भी काम करेगा, क्यों, क्योंकि हमको बेसिकली मार्जिन चाहिए। ओके, कहीं पे भी इसके अंदर इन दोनों में से किसी भी एक पे आप मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्जिन पे दिक्कत क्या होगा, ये देखिए मार्जिन मैंने डाल दिया, ठीक है, मुझे जस्ट इसके अंदर का जो गैप है उसमें चाहिए, चारों दिशाओं से नहीं चाहिए। ओके, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन लगा दिया हमने, मार्जिन के अंदर हमने लेट्स से 30 पिक्सल डाल दिया, तब एक क्या होगा, देखिए ऊपर से गैप तो हुआ, ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट बटन से भी मार्जिन मिला हमको, लेकिन हमको तो वो नहीं चाहिए था, हमको जस्ट इसका जो गैप है उसको चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। तो किसी का कोई आइडिया है हम किस तरह से ये अचीव कर सकते हैं कि जो मार्जिन है वो जस्ट टॉप पे अप्लाई हो, लेफ्ट राइट बटन में अप्लाई ना हो, तो किस तरह से कर सकते हैं, किसी का कोई आइडिया है, मैं सुनना चाहूंगा। मुझे जस्ट मार्जिन हाँ, टॉप यूज कर सकते हैं। मार्जिन टॉप तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में गया ही नहीं। मुझे मार्जिन की मदद से ये जो मार्जिन है इसमें कुछ करना है ताकि ये जस्ट यहाँ पे अप्लाई हो, बाकी में ना हो, यहाँ पे बस टॉप पे apply। बाकी तीनों वैल्यूज को 0 0 कर देते हैं। ओके, तो मैं किस तरह से लिखूंगा आप बोलिए, मैं लिखते जाता हूँ। 30 पिक्सल उसके बाद 0 0 पिक्सल तीनों। ओके, 30 पिक्सल कहाँ पे आएगा, पहला जो पिक्सल होता है, मतलब पहला जो पेडिंग होता है, पेडिंग पे देखा था हमने टॉप का होता है, तो 30 पिक्सल हम क्या करेंगे, टॉप पे दे देंगे, ठीक है। बाकी का क्या होगा, लेफ्ट से 0 हो जाएगा, राइट से 0 हो जाएगा, ठीक है। टॉप से तो 30 पिक्सल है ही, बटन से भी 0 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, देखिए जो हमने चाहा था वही हुआ, लेफ्ट राइट से 0, बटन से 0, लेकिन जस्ट टॉप पे 30 मिला हमको। ये किस तरह से 30 हुआ, यहाँ पे देखिए पहले तो आपको टॉप का ये छोड़िए, ठीक है, ये पेडिंग और मार्जिन में दोनों सेम तरह का काम करता है। तो पहले क्या है, टॉप है, टॉप का वैल्यू कितना दे दिया, 30 दे दिया, फिर हमको क्या मिला, राइट का 0, फिर लेफ्ट सॉरी बटन का 0, फिर लेफ्ट का 0 दे दिया, ठीक है। ओके, साधक ने पहले ही लिख दिया, ओके, बहुत बहुत अच्छा, ठीक है। तो हाँ, आप लोगों को CSS समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इस मार्जिन को मैं यहाँ से उठा दूंगा, उठाने के बाद इस एलिमेंट में मुझे मार्जिन लगाना है ताकि इसका जो मार्जिन बॉटम हो, बॉटम की दिशा से मुझे 30 पिक्सल का गैप मिले, और इसमें मैं कुछ भी नहीं पास करूंगा, इसमें मुझे मार्जिन लगाना ही नहीं है, मतलब यहाँ पे लगाना है, इस पे नहीं लगाना है। तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, एनीवन, ज़कारिया के अलावा बाकी कोई है, सादक के अलावा बाकी कोई है, सादेक और जाकारे के अलावा किसी के पास कोई आइडिया है कि हम इसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं ताकि जस्ट हमको इसके बटन में मार्जिन मिले, बाकी इस एलिमेंट पे हम टच नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे हम मार्जिन लगाएंगे नहीं, कोई आइडिया, नहीं आइडिया, ओके, कोई कुछ बोलना चाहेगा कि हाँ मुझे समझ में आया या नहीं आया, धनिश क्या आप बता सकते हैं कि अगर मैं इसके नीचे, सिर्फ मुझे नीचे की तरह मार्जिन चाहिए, बाकी किसी भी साइड में नहीं चाहिए, इस पे लगाना है मुझे, इस पे नहीं लगाना, तो मैं यहाँ पे किस तरह से वैल्यू पास करूँ ताकि मुझे वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, दानिश,
हाँ सर। हाँ बोलिए अभी। अगर मुझे सिर्फ नीचे से चाहिए इस एलिमेंट में, मतलब जो ब्लू है उसके वो जो डब्बा है, ये जो एरिया है इसके नीचे चाहिए मुझे, बाकी का नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे चाहिए, लेफ्ट राइट टॉप से नहीं चाहिए। तो हम किस तरह से वैल्यू पास कर सकते हैं? आपको ये चार्ट दिखना है तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, अगर कुछ रेफरेंस मिलता है तो अच्छा अच्छा है। पहले का 2 जीरो देंगे, उस थर्ड ओके वाला में कुछ वैल्यू दे देंगे और फोर्थ वाला में 0 दे देंगे, 0 पिक्सल। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, महमूद ने क्या बोला कि हम यहाँ पे मार्जिन लगाएंगे, मार्जिन के अंदर पहले का दो जीरो होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पहले का टॉप हो जाएगा, ठीक है, टॉप जीरो, फिर राइट जीरो, सॉरी पिक्सल होगा, फिर क्या होगा, बॉटम से हमको 30 पिक्सल लगना है या फिर 40 पिक्सल लिख लिया, फिर लेफ्ट से क्या होगा, जीरो चाहिए तो हम यहाँ पे जीरो पास कर देंगे, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, सिंपल जो हमने चाहा था पहले का वही हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, नीचे से अप्लाई हुआ, लेफ्ट राइट और टॉप का अप्लाई नहीं हुआ, उसमें जीरो जीरो है, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट था उस पर हम हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, ठीक है। क्लियर? जिसको भी क्लियर नहीं है आज करना चाहिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओ पीडीएफ का आ गया, ओके हाँ। पेडिंग क्लियर, मार्जिन क्लियर, ओके। तो कल का चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे सिंटेक्स है, लिंक्स है, ओके, टारगेट है, एब्सोल्यूट यूआरएल है और इमेजेस है। यहाँ पे दो तरह का वो है। क्या हम लिंक को सीख ले? अभी अभी 10 बज चुका है, क्या हम कंटिन्यू करें? ओके, जकारिया ने बोला हाँ ठीक है, कर सकते हैं। सादक ने बोला हाँ ठीक है। ओके, छोटा सा ही है, बाकी कुछ नहीं, मतलब उतना बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपको बहुत सारा मतलब प्रेशर देना पड़ेगा सीखने के लिए, ऐसा नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है, सीख लेते हैं। क्योंकि हमको जल्द से जल्द HTML को ख़त्म करके CSS को ख़त्म करके जावास्क्रिप्ट पे पहुंचना है, ताकि हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इस कोर्स का मेन मोटो है आप सभी को प्रोग्रामिंग सिखाना। डिज़ाइन तो एक ना एक दिन सीख ही लेंगे, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, लेकिन हमने डिज़ाइनिंग पे बहुत टाइम लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगा, लास्ट में प्रोग्रामिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो आज का कंसेप्ट है वो है आपका बेसिकली लिंक्स क्या होता है, हाइपर लिंक्स वो आप सभी को पता होगा। लिंक्स क्या होता है कि अगर हम उस लिंक पे क्लिक करें तो उस लिंक के अगेंस्ट में जो भी वेबसाइट का या फिर कोई भी एक्टिविटी का वहाँ पे मेंशन हो, वो एक्टिविटी या फिर वो जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा, वो पेज जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल में यहाँ पे एक काम करता हूँ। ओके यहाँ पे देखिए, एंकर टैग के लिए मतलब हमको लिंक लिखने के लिए यहाँ पे ए जो टैग है, ए टैग लिखना पड़ेगा, मतलब टैग के अंदर ए लिखना पड़ेगा। इसको एंकर टैग बोला जाता है, इसको शॉर्ट में ए टैग बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, एंकर टैग एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके अंदर हमको एक एट्रीब्यूट मिलता है, जिस एट्रीब्यूट का नाम है href। href के अंदर हमको URL पास करना पड़ता है, ठीक है। तो URL पास करेंगे, जब भी कोई उस लिंक के अंदर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद इस href के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो URL दो तरह का होता है, एक तो आपका एब्सोल्यूट URL, दूसरा होता है आपका रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL क्यों होता है कि मान लीजिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें क्लिक करने के बाद किसी दूसरे के वेबसाइट खोलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इन एग्जांपल हमारे पेज पे अगर कोई लिंक है जिस पे क्लिक करने से google.com खुल जाएगा, तो गूगल तो हमारे लिए एक थर्ड पार्टी वेबसाइट हो गया, ठीक है। तो उसी को एब्सोल्यूट URL बोला जाएगा। और रिलेटिव URL किसको बोला जाएगा, अगर मान लीजिए मैं इमडोज पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्विस पे क्लिक किया, सर्विस पे भी लिंक लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने सर्विस पे क्लिक किया, वो जो सर्विस का पेज है वो किसी दूसरे का वेबसाइट है क्या? नहीं, ये मेरा ही पेज है, मेरा ही वेबसाइट का हिस्सा है, तो उसी को बोला जाएगा रिलेटिव URL, ठीक है, रिलेटिव लिंक्स, ओके, या फिर रिलेटिव्स URL, ओके, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक तो एब्सोल्यूट कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद किसी दूसरे की वेबसाइट पे या फिर किसी दूसरा वेबसाइट, ये जो URL है इस URL से लिंक ना होके किसी दूसरे के वेबसाइट से लिंक हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट URL।
अगर मैं इस पे क्लिक करने के बाद इसी के अंदर मतलब इसी साइट पे कुछ हो रहा है या फिर किसी दूसरे पेज खोल रहा है तो उसको बोला जाएगा रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, तो हम यूआरएल किस तरह से बना सकते हैं उसको देख लेते हैं पहले। तो यूआरएल बनाने के लिए हमको क्या मिला, एक टैग मिला जिस टैग का नाम क्या है, ए यानी एंकर टैग। एंकर टैग एम्प्टी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ए को क्लोज कर दिया। ठीक है, ए ओपन हुआ, ए क्लोज हुआ। इस ए के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, ओपन गूगल। ठीक है, सेव कर दिया। अभी क्या ये काम करेगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिंक तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो एंकर टैग है ना, ये आप किसी भी एलिमेंट के अंदर लगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इस ए के अंदर डायरेक्टली आप टेक्स्ट पास कर दे। मुझे इसको हेडिंग की तरह दिखाना है, ठीक है, तब मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं ऑब्वियसली क्या करूंगा, यहाँ पे एक H1 बनाऊंगा, H1 को क्लोज कर दूंगा, H1 क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ। H1 बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसको H2 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा चाहिए मुझे। अभी मैं अगर सेव करता हूँ तो देखिए ये एज ए हेडिंग दिखा मुझे, लेकिन इस पे क्या क्लिक करने से google.com खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने href पास ही नहीं किया। href क्या होता है? href एक एट्रीब्यूट होता है। किसका एट्रीब्यूट? एंकर टैग का एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा था लिंक का एट्रीब्यूट होता है href, ठीक है, एंकर टैग का भी href एक एट्रीब्यूट होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा href मतलब कि रेफरेंस मतलब लिंक पे इस बटन पे मतलब या फिर इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से कौन सा यूआरएल खुलना चाहिए उसका लिंक हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि www.google.com या फिर https लिख देता हूँ, https//google.com। ओके, अभी मैं सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी देखिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, उसके नीचे बॉर्डर आ चुका है, मतलब बॉर्डर मतलब अंडरलाइन आ चुका है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ क्या google.com खुलेगा? यस, जरूर खुलेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो google.com खुल गया। ठीक है, तो ये किस तरह से हुआ, यहाँ पे मैंने जस्ट एक एंकर टैग पास किया, उसके अंदर हमने href डाल दिया। href के अंदर क्या डाला, जो भी वेबसाइट खुलना चाहिए इसके अंदर क्लिक करने से उस यूआरएल का मतलब उस वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। ठीक है, अभी अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तब क्या होगा, ये जो यूआरएल है ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये किस तरह का वो हो गया, यूआरएल हो गया, ये एक एब्सोल्यूट यूआरएल हो गया, एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट यूआरएल बोला जाएगा इसको। तो हमने कल पढ़ा था हमको कमेंट करना आना चाहिए, तो हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन फिर हाइफन हाइफन एंगल ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम लिखेंगे ये एब्सोल्यूट यूआरएल का एग्जांपल है। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए कि हमको इसी पेज के अंदर मतलब ये जो हमारा वेबसाइट है इसी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है, तो हम दूसरे पेज शिफ्ट करेंगे, उससे पहले तो हमारे पास पेज होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे दूसरा एक पेज बना लेंगे। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज बन जाएगा। इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये जो पहले का टेक्स्ट था हमारा क्या था, home.html था, अभी हम बनाने थे about.html। ठीक है, about.html बना लिया। मैं यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से लिंक को रहने देता है फिलहाल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि H1 के अंदर दिस इज अबाउट पेज। ओके, H1 को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी अबाउट पेज के अंदर क्या है, सिर्फ H1 लिखा है। इस H1 के अंदर क्या लिखा है, दिस इज अबाउट पेज। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए home.html खुला है, अभी मैं यहाँ पे अगर मैं about.html पे क्लिक करता मतलब about.html लिख के हिट करता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे दिस इज अबाउट पेज मिला। ठीक है, फिर से मैं बैक करता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मैं यहाँ पे लिंक बनाऊंगा, उस लिंक पे अगर कोई क्लिक करेगा तब about.html जो पेज है वो पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं about लिख देता हूँ, about। ओके, ठीक है, अभी हो गया हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर किसी भी दूसरों का वेबसाइट या फिर आपके वेबसाइट से जो भी लिंक नहीं है, किसी दूसरे के वेबसाइट है, थर्ड पार्टी है, जब आप यूज करेंगे उसको एब्सोल्यूट यूआरएल बोला जाता है। अगर आपका वेबसाइट कहीं किसी दूसरे पेज पे आपको नेविगेट करना है या फिर शिफ्ट कराना है तब आप रिलेटिव यूआरएल का यूज करेंगे। रिलेटिव यूआरएल किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ पहले तो। ठीक है, इस तरह से मैं लिख देता हूँ रिलेटिव यूआरएल। ओके,
हो गया। अभी मैं फिर से क्या करूंगा, एक एंकर टैग बनाऊंगा। एंकर टैग बना लिया तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक h2 दे देता हूँ, ठीक है। ओके, h2 को क्लोज भी कर देता हूँ। इस h2 के अंदर हमको क्या लिखना है, गो टू अबाउट पेज। ओके, लिख दिया। क्या ये अभी काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू ही पास नहीं किया, इस पर क्लिक करने से कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, हमको इसके लिए एट्रीब्यूट मिलता है, जिस एट्रीब्यूट का नाम है href। एट्रीब्यूट डाल दिया। इस एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे तो हमने https://google.com डाला था क्योंकि ये वेबसाइट है, लेकिन हमारा जो वेबसाइट का जो पेज है वो हमारे फोल्डर के अंदर ही है, यहाँ पे ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किस तरह से इसको स्टाइल को लिंक किया था, यहाँ पे style.css लगा के डायरेक्ट लिंक कर दिया था। अभी हमको क्या करना है, स्टाइल के बगल में ही मतलब तीनों एक ही फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो हम होम से अबाउट पे जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली about.html लिख देंगे। तब क्या होगा, अभी अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस जो about.html है इसमें नेविगेट कर देगा, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं, गो टू अबाउट पेज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दिस इज अबाउट पेज, मतलब अबाउट पेज पे आ गया। ओके, क्या मैं यहाँ पे एक बैक बटन लगा सकता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो फिर से होम पेज पे चला जाएगा? हाँ, लगा सकता हूँ। किस तरह से लगाना चाहिए, ओके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एंकर टैग दे देता हूँ, ठीक है। इस एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ। उसके अंदर मैं यहाँ पे h2 दे देता हूँ, h2 को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इस h2 के अंदर लिखता हूँ मैं गो बैक, ओके, ठीक है। इसके अंदर मैं href लगा देता हूँ। href इज इक्वल टू क्या होगा, हमने होम से अबाउट पे आया था, अभी अबाउट से कहाँ पे जाना है, होम पे जाना है, ठीक है। तो home.html हो गया। अभी सेव करता हूँ, यहाँ पे आ गया गो बैक। गो बैक पे क्लिक करता हूँ तो पहले का पेज में आ गया। अभी मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज में चला जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से नेविगेट होते रहेंगे, ओके। ये एक रियल एग्जांपल है। आपको किसी भी वेबसाइट पे अगर नेविगेट कराना है तो आपको एंकर टैग का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर अभी देखिए मैं विंडोज़ पे हूँ, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ ना, यहाँ पे देखिए एंकर टैग लगा हुआ है। एंकर टैग href के अंदर क्या है, windows.in अबाउट मिला, ठीक है। अगर मैं दूसरे पेज में मतलब दूसरा जो बटन है उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स कहाँ पे, प्रोडक्ट्स डॉट, ये HTML यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये किस लिए नहीं दिख रहा वो हम बाद में दिखेंगे, लेकिन हाँ पेज तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ही है ना, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट पे चला जाऊंगा, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट में चला जाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये अबाउट पेज आ गया, ओके, ठीक है। इतना तक क्लियर? क्लियर है सबको लिंक? ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो हमको किस तरह मतलब कितने टाइप का लिंक मिलता है, दो टाइप का, मतलब यूआरएल, सॉरी लिंक नहीं, हम यूआरएल बोलेंगे फिलहाल तो। ओके, दो टाइप का यूआरएल मिलता है, एक तो एब्सोल्यूट यूआरएल, दूसरा आपका रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यूआरएल किसको बोला जाता है, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को नेविगेट करना है तब हम इसको एब्सोल्यूट यूआरएल बोलेंगे। जो रिलेटिव यूआरएल होता है वो क्या होता है, हमारी पेज का ही, मतलब हमारी वेबसाइट का ही किसी दूसरा पेज, उसको हम लिंक करना चाहते हैं तो उसको हम रिलेटिव यूआरएल बोलेंगे, ओके, ठीक है, क्लियर। अभी HTML का इमेज आता है, ओके। यहाँ पे और एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये हम चारों सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। उनमें से सिर्फ मैं ब्लैंक को सीख लेता हूँ अभी फिलहाल। ब्लैंक में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, तो क्या होगा, अगर मैं इस पेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पेज को ही रिप्लेस करके google.com खुल रहा है, ठीक है, सही है, ओके। लेकिन अगर मेरा कुछ इस तरह का नीड है कि इस पे क्लिक करने से ये जो पेज है ये जैसा है ऐसा ही रहे, दूसरा जो टैब है वो ओपन होके google.com खुलना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसी पेज पे नहीं खुलना चाहिए, वो दूसरे टैब ओपन होके खुलना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको एक एट्रीब्यूट मिलता है टारगेट, ठीक है। टारगेट के अंदर अगर हम अंडरस्कोर ब्लैंक डाल देते हैं ना, तब यहाँ पे आपको PDF में मिल जाएगा सारे, opens the document in a new window or tab। अगर हम ब्लैंक डाल देते हैं कहाँ पे, टारगेट एट्रीब्यूट पे, टारगेट लिखा हुआ है क्या कहीं पे, हाँ यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट है। तो टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर अगर हम ब्लैंक लिख देते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देते हैं, तब ये क्या करेगा, दूसरे विंडो या फिर टैब पे ओपन करेगा। बाय डिफॉल्ट सेल्फ रहता है तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डिफॉल्ट है सेम डॉक्यूमेंट पे या फिर सेम विंडो पे खुलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने ब्लैंक डाल दिया तब ये क्या करेगा, देखते हैं।
ये जो यूआरएल है हमने यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट डाला, href एट्रीब्यूट डाला, दूसरा एट्रीब्यूट क्या था, टारगेट। तो टारगेट मैंने यहाँ पे डाल दिया, टारगेट का वैल्यू क्या होगा, अंडरस्कोर ब्लैंक, सॉरी ब्लैंक, ओके ब्लैंक हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप इसमें ध्यान देना है, यहाँ पे दूसरा एक टैब खुल जाएगा, ठीक है, क्लिक कर दिया, यहाँ पे दूसरा टैब खुल के पहले का जो पेज है वो सेम टू सेम है, दूसरा पेज खुल के यहाँ पे फेसबुक सॉरी गूगल खुल गया। ओके समझ में आया, आ गया समझ में? So could you please repeat this? ओके श्योर। ओके लेट्स से हमको यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको सेम पेज में, मैं इसको पहले तो हटा देता हूँ, ओके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्या ये पेज रिप्लेस होके यहाँ पे गूगल खुलेगा या दूसरे टैब ओपन होके खुलेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे क्लिक करने से इसी पेज को रिप्लेस कर देगा। देखिए पहले का पेज जो है वो चला गया, मतलब दूसरा पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेकिन पहला का पेज चला गया। लेकिन अगर किसी का रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह का हो कि हाँ यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो पेज है ये स्टिल परसिस्ट रहना चाहिए यहाँ पे, लेकिन गूगल भी खुलना चाहिए, कहाँ पे, अलग से एक टैब ओपन होके, एज लाइक यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा टैब मिला, ये एक होम पेज है, ये गूगल का पेज है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तब इसी पेज में रिप्लेस हो गए गूगल खुल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरा टैब ओपन होकर खुलना चाहिए। तब उसके लिए हमको एक एट्रीब्यूट मिलता है जिस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट, ठीक है, तो हम यहाँ पे टारगेट लगा लेंगे क्योंकि एक एट्रीब्यूट है, हमको ओपनिंग टैग में ही डालना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। टारगेट के अंदर हमको एक वैल्यू दे देना है जिसका नाम है अंडरस्कोर ब्लैंक, ब्लैंक यानी खाली। तो ये क्या करेगा, दूसरे टैब में इस लिंक को ओपन कर देगा, ठीक है। अगर मैं इस पर अभी फिलहाल क्लिक करता हूँ रिफ्रेश करके, क्लिक टू ओपन गूगल, क्लिक किया तो दूसरा टैब ओपन होगी, यहाँ पे गूगल खुल गया, पहले का जो पेज है वो सेम टू मतलब एज इट इज स्टिल परसिस्ट है अभी भी, ठीक है, क्लियर? क्लियर सभी को? ओके कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 20 हो चुका है, ओके यहाँ पे हमारे पास दूसरा तीसरा क्या था, यहाँ पे इमेज था। अभी हमको सिर्फ इमेज सीखना है, इमेज में बहुत सारे काम है लेकिन हम सारे नहीं सीखेंगे, यहाँ पे जस्ट किस तरह से इमेज को इम्प्लीमेंट करना है वो देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज पे भी आपको ओके एट्रीब्यूट है एसआरसी, हाँ एसआरसी मिल गया, ओके। तो अगर इस पेज के अंदर मैं इसको फिलहाल तो हाइड कर लेता हूँ, हाइड करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ पे दे देता हूँ, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इस पर बैठा देता हूँ, ओके तब भी नहीं चलेगा क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, ओके इसको मुझे कट करके यहाँ पे बिठाना होगा और इसको मुझे क्लोज कर देना होगा। अब ये मल्टी लाइन हो गया, ठीक है, ओके। अभी फिलहाल इसको रहने देते या फिर काट ही देते, आपको तो सेशन मिल ही जाएगा, दिक्कत क्या है, ओके। अभी देखिए ये सही है, ओके। अभी हमको यहाँ पे कहीं पे एक इमेज ऐड करना है, ठीक है, फोटो ऐड करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं, ये जो मार्जिन है ये इसको मैं एलाइन कर लेता हूँ ताकि सही दिखे, ओके। तो पेडिंग यहाँ पे 50 ओके 25 है, ओके लेट्स से दोनों में 50 कर देता हूँ, ठीक है 50, इस पे भी 50, ओके सेव करता हूँ तो हाँ 50-50 है, ठीक है। ये जो गैप है सही नहीं लग रहा तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है अभी सही लग रहा है, ओके। अभी मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो इमेज दो टाइप का हो सकता है, एक तो आप ऑनलाइन से उठा के ला सकते हैं, दूसरा आपके पास इमेज पड़ा हुआ होगा कंप्यूटर पे, उस इमेज को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक फ्लावर का इमेज ले लेता हूँ, फ्लावर इमेज, ओके। मैं यहाँ पे गया, ये जो फ्लावर का इमेज है या भी रेंडर हुआ प्रॉपर तरीके से, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, ओपन इमेज विथ ओके ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओके डाउनलोड हो गया डायरेक्टली, बहुत अच्छा। अभी ये जो इमेज है, ठीक है, हम पहले ऑफलाइन देखेंगे फिर ऑनलाइन देखेंगे कि ऑनलाइन से डायरेक्टली विदाउट डाउनलोड हम किस तरह से इमेज को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो अभी ये मेरा फाइल का जो फोल्डर का जो फाइल्स है सारे यहाँ पे है, ठीक है। इसी फाइल पे हमको वो जो इमेज है हमने डाउनलोड किया उस फाइल को यहाँ पे लाना है, तो कहाँ पे है, डाउनलोड्स पे होंगे। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये जो नाम है थोड़ा सा लंबा है तो हम क्या करेंगे, इसको
और शॉर्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे फ्लावर लिख देता हूँ। तो मैं इसको रीनेम करके फ्लावर डॉट जेपीजी कर दिया। जेपीजी इसका एक्सटेंशन है, पीएनजी भी मिलेगा आपको, जेपीजी भी मिलेगा और जेपीईजी भी मिलता है, जीआईएफ भी मिलता है, बहुत सारा एक्सटेंशन है। तो आपको यहाँ पे जस्ट देखना है। अगर आपके कंप्यूटर पे डॉट जेपीजी नहीं दिख रहा है तो आपको व्यू पे जाना है, व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे शो पे जाना है और यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशंस जो है इसको टिक कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इस तरह का दिखता है कि यहाँ पे हाँ फाइल का फोल्डर का जो एक्सटेंशन है वो नहीं दिख रहा, लेकिन आपको मतलब यहाँ पे देखना है वो, तब आप क्या कर सकते हैं, व्यू पे जाएंगे। अगर आपको विंडो 11 है तो यहाँ पे जाके आपको फाइल नेम एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर आपके पास विंडो 10 है तो यहाँ पे ही टैब में ही आपको कहीं पे व्यू दिख जाएगा, वहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसको आपको टिक कर लेना है ताकि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन पता चले, क्योंकि आपको एक्सटेंशन जानना ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको इमेज ऐड करना है। तो इमेज ऐड के लिए हमको कौन सा टैग मिलता है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है img टैग, ठीक है। यहाँ पे देखिए HTML इमेज कैन इम्प्रूव एंड डिजाइन द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। कोई भी वेबसाइट का जो अपीयरेंस है, मतलब यूजर का जो इंटरफेस है, वो इम्प्रूव किया जा सकता है इमेजेस की यूज के साथ। ओके, तो इमेज यूज करने के लिए आपको यहाँ पे img टैग मिलता है। इस img टैग यहाँ पे देखिए, द img टैग इज एम्प्टी, इट कंटेंट एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डज नॉट हैव ए क्लोजिंग टैग। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, img जो टैग है ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, इसको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ हमको दो एट्रीब्यूट्स मिलता है, एक तो src, दूसरा alt, मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट किस लिए यूज़ किया जाता है, src किस लिए यूज़ किया जाता है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम src पे फोकस करते हैं। तो हमको यहाँ पे ये जो इमेज है, कौन सा इमेज, ये वाला जो हमने डाउनलोड किया जिसका नाम है flower.jpg, ठीक है, उसको हमको यहाँ पे शो करना है। किस तरह से करा सकते हैं, तो हमको जाएंगे home.html पे, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना है img टैग। img टैग क्या है, एक एम्प्टी एलिमेंट है, मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ठीक है। img के अंदर हमको दो तरह के एट्रीब्यूट्स मिलता है, एक का नाम है src। src के अंदर हमको क्या डालना है, जो इमेज का जो फाइल का जो पाथ होगा, ठीक है, जहाँ पे फाइल स्टोर होगा, फाइल का जो लोकेशन होगा, उस लोकेशन को हमको यहाँ पे देना है। तो src एक एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट हमने डाला तो इसका वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, डबल कोट डाल दिया, और इसके अंदर फाइल का नाम क्या था, फोटो का नाम क्या था, flower.jpg, सॉरी jpg हो गया, ठीक है। ओके, अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फोटो आ चुका है। ओके, ठीक है, इतना तक सभी को क्लियर। img टैग है, उसके अंदर src एट्रीब्यूट है। src एट्रीब्यूट के अंदर हमको क्या करना है, जस्ट जो URL फोटो का जो लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम दे देना है, क्योंकि यहाँ पे सेम फाइल पे, मतलब सेम फोल्डर पे वो वाला इमेज है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, डायरेक्ट flower.jpg डाल दिया। अगर ये किसी दूसरे फोल्डर के अंदर होता तब उसका जो पाथ है कुछ अलग तरह का बनता, वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल कोई इशू है किसी को img के साथ? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? चलिए, ओके ओके, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जो इमेज है वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। अभी हमको दूसरा एक एट्रीब्यूट मिलता था alt, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ओके, ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए ये जो फाइल है, ये जो फोल्डर है हमारा, इसके अंदर जितने भी फाइल्स है, ये अगर आपको ऑनलाइन पर अपलोड करना है तब ये किसी सर्वर के अंदर रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मान लीजिए कि इन एग्जांपल आप एक जो क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर एटलीस्ट 15 to 20 बच्चा रहता है, ठीक है, स्टूडेंट्स रहता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स का एक एक फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 15 to 20 इमेजेस होंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी एक बाय चांस किसी एक फोटो सर्वर से डिलीट हो गया, ओके, वो जो फाइल है, वो जो फोटो है, वो सर्वर से डिलीट हो गया, लेकिन आपको तो मतलब पता होना चाहिए कि हाँ कौन से फाइल जो है, मतलब कौन से इमेज, मतलब किस नाम का स्टूडेंट का इमेज जो है वो सर्वर से डिलीट हो चुका है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव नाम लगा सकते हैं कि हाँ
ये फाइल अगर सर्वर से कभी भी डिलीट होता है, ये जो इमेज है ये अगर सर्वर से कभी भी डिलीट होता है तब तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा ना। अगर मान लीजिए कि ये जो फ्लावर डॉट जेपीजी है, मैं इसका एक्सटेंशन या फिर कुछ भी नाम थोड़ा अलग कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ गलती कर दिया, ठीक है। अभी तो ये फाइल इसको नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे ब्रोकन इमेज दिखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह से हजारों फाइल आपके सर्वर पे स्टोर्ड है, उनमें से किसी एक का फाइल जो है, मतलब एक का फोटो जो है वो गायब है सर्वर से, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कौन से स्टूडेंट का इमेज गायब है, ठीक है। उस टाइम, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे OLT जो है वो लगा सकते हैं। ये जस्ट एक सिंपल सा यूज केस है, इसको आप बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप मतलब ऑल्ट देना ना भूलिएगा, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कभी भी अगर सर्वर से कुछ गायब हो जाता है, अगर आप ऑल्ट नहीं देंगे, ये जो एट्रीब्यूट है नहीं देंगे, तब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फाइल गायब हुआ है। तो मान लीजिए कि ये मेरा फ्लावर का इमेज है, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। सही करने के बाद मैं ऑल्ट पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्लावर का जो इमेज है ये है फ्लावर इमेज, ओके। मैं सेव कर देता हूँ। अभी मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैंने सही कर दिया। सही करने से क्या हो गया, यहाँ पे फ्लावर जो है उसका इमेज आ गया। मैं मान लीजिए कि अभी फिलहाल सर्वर से वो फोटो गायब है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर देता हूँ, तो ये तो फाइल सर्वर पे नहीं मिलेगा। नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे क्या दे देगा, ये जो ऑल्ट का टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पे शो होगा। तो इसके लिए मुझे पता चलेगा कहीं हाँ फ्लावर का जो इमेज है वो सर्वर से गायब है। इसके लिए यहाँ पे ये जो ब्रोकन इमेज के साथ मुझे यहाँ पे क्या मिला, इस फाइल का ऑल्टरनेटिव जो नाम था वो मिल गया। तो अभी मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे जो फ्लावर का इमेज है वो गायब है। मान लीजिए कि इस तरह से 3-4 और इमेज है, एक होम हो गया, एक फ्लावर हो गया, एक कार हो गया, ठीक है। 3 में से कार का इमेज गायब है, तो कार का इमेज गायब है वो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ काउंट बहुत ही कम है, तब आपको याद रहेगा हाँ यहाँ पे 3 ही फोटो था, इनमें से एक गायब है, तब आपको याद रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यूज केस कुछ इस तरह का है कि 100 ऑफ फोटोज है, 1000 ऑफ फोटोज है, उनमें से आपको किसी एक फोटो का डिटेल्स निकालना है, तब आपको किस तरह से मतलब आप किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए आप ऑल्ट का यूज करेंगे। ऑल्ट के अंदर वो जो फाइल का नाम होगा, रिलेटिव नाम जो भी सही लगे आपको, वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, ताकि जब भी सर्वर से फाइल डिलीट हो जाए या फिर उस फाइल का कोई भी मिस्टेक्स हो या फिर किसी वजह से वो लोड नहीं हो पाया, तब आपको पता चल जाए कि हाँ ये जो फाइल है वो सर्वर से गायब है फिलहाल, ओके। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, ओके। अभी तक क्लियर। ऑल्ट किस लिए यूज किया जाता है सबको पता है अभी। एसआर से किस लिए यूज किया जाता है सबको पता है अभी। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी हमको कुछ और नहीं सीखना है। यहाँ पे इमेजेस में बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट हो गया, साइज हो गया, हाइट विड्थ हो गया, ठीक है। यहाँ पे अनदर फोल्डर के अंदर इमेज रहेगा तो किस तरह से लिखेंगे, और अनदर सर्वर पे अगर इमेज रहेगा तो किस तरह से लिखेंगे, इमेज को लेफ्ट राइट में मूव कराना है तो किस तरह से लिखेंगे, इमेज के बैकग्राउंड में मतलब एज ए बैकग्राउंड इमेज यूज करना है तो किस तरह से लिखेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी 1.5 घंटे हो चुका है, तो आप ये क्लासेस को इतना लंबा नहीं करते, ठीक है, नहीं तो सबको बोर लगेगा, मैं वो होने मतलब मैं वो नहीं चाहता, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, हमको आज क्या सीखने को लिए मिला, एक तो मार्जिन हो गया, दूसरा पेडिंग हो गया, तीसरा यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स को अच्छे से पढ़े हम, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा हमने, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल CSS को देखा, ठीक है। मार्जिन के अंदर जिस तरह से मतलब किस तरह से वैल्यू पुट किया जाता है, अगर मुझे टॉप बटन चाहिए तो किस तरह से होगा, लेफ्ट राइट से चाहिए तो किस तरह से होगा, चारों दिशा से इक्वल स्पेस चाहिए तो किस तरह से होगा। फिर हमने बॉर्डर देखा, बॉर्डर के अंदर 3 वैल्यू पास होना चाहिए, एक तो बॉर्डर का साइज, फिर उसका कलर, फिर उसका स्टाइल, फिर उसका कलर, ठीक है। हमने देखा इस तरह से किस तरह से इसको एलाइन मतलब फॉर्मेट किया जा सकता है, स्पेस पे एंटर मार के, ठीक है, ये हमने देखा। और यहाँ पे हमने देखा कि CSS को किस तरह से लिंक किया जाता है, ये सारे चीजें हमने देखा, ओके ओके। कल हम क्या करेंगे, एक अच्छे से डिजाइन बनाएंगे Adobe XD में, ताकि जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है उसको भी मजा आए करने में, और हमारा भी प्रैक्टिस हो जाए, और हमको डिजाइनिंग का बेसिक कंसेप्ट भी पता हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक डिजाइन बनाएंगे छोटा मोटा एकदम बेसिक सा, ओके। उसके अंदर उस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एलिमेंट्स बिठाएंगे, ओके। बिठाने के बाद हम वहाँ पे इमेजेस भी लगाएंगे, इस इमेज को किस तरह से छोटा बड़ा किया जा सकता है, इस इमेज का जो बैकग्राउंड है मतलब इस इमेज को एज ए बैकग्राउंड किस तरह से यूज किया जाता है, फिर इमेज को
इमेज का और भी कितना ऐसा से सॉरी एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, उसको किस तरह से स्टाइल किया जाता है, इस पे किस तरह से शेडो वगैरह लगाया जाता है, सारे चीज़ें हम कल की क्लासेस में देखेंगे। आज ही देखने वाला था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो क्लासेस को उतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। तो अभी अभी तक का किसी का कोई इशू है तो अभी आस्क कर सकते हैं, मैं आपको टास्क दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपको कल 9 बजे से पहले एनी हाउ आपको सबमिट करना है, ठीक है। आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ओके। आपको हर एक मतलब किसी भी वजह से कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, आपको ये सबमिट करना है। अगर आपके कोड में गलती भी रहेगा फिर भी आपको सबमिट करना है, ओके। एक सेकेंड। ओके, योर टास्क नंबर 1 आपको क्या था, पहले एक CSS फाइल बनाना है, क्रिएट ए CSS फाइल, फिर लिंक द CSS फाइल विथ योर HTML पेज, ओके, ठीक है। तीसरा टास्क है आपका, आपको एक काम करना है, आपको एक H1 बनाना है, ठीक है। क्रिएट, ओके, एड ए H1 एलिमेंट इनटू योर HTML पेज, ठीक है। देन उसको आपको एड मार्जिन ऑफ 30 पिक्सल दे देता हूँ एंड पेडिंग ऑफ 30 पिक्सल इनटू द एलिमेंट, ओके। देन आपको एड बॉर्डर टू द H1 एलिमेंट, ओके, ठीक है। फिर आपको 6 जो है, एड एन इमेज इनटू योर पेज, ओके। फिर आपको क्या करना है, इमेज बना लिया, सर हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने कुछ और पढ़ा था यहाँ पे, स्टाइल शीट, ओके, सही है ये, ओके, अबाउट हो गया, ओके। फिलहाल इतना ही टास्क है, ये मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा सर रिकॉर्ड वीडियो चाहिए, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। मैं आपको इसको यूट्यूब पे अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। ये जो टास्क है मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ये जो 6 टास्क है इसको आपको कंप्लीट करके 9 PM से पहले मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। मैं मैन्युअली चेक करूंगा किसका कहाँ पे गलती है, मैं उसको देखूंगा, फिर उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अभी साधक आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए अगर दिक्कत नहीं है तो, थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन कर लेते हैं, ओके। आप ओके, आपको बताना है कि मेरा बैटरी खत्म होने वाला है लैपटॉप का। ओके, हाँ आप आंसर दे के चला जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताना है एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल में डिफरेंट क्या है, कौन सा हम कब यूज करेंगे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट हम दूसरे किसी ब्राउजर में जाने के लिए, दूसरी किसी ब्राउजर के में पेज जाने पे के लिए जाने के मतलब लिए क्या होता है, एक दूसरे की ब्राउजर में जाने का मतलब क्या होता है, मतलब अच्छे से समझाइए मुझे एक एग्जांपल के तौर पर कि हाँ अगर मुझे इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो हम ये यूज करेंगे, अगर उस तरह का रिक्वायरमेंट है तो वो यूज करेंगे, अच्छे से बोलिए। ठीक है, अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा, ओके। मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, कोई अगर लेफ्ट करेगा तो मैं उसको मतलब बहुत गलत हो जाएगा फिर तो मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग, नहीं फिलहाल नहीं। सादक आप सुन पा रहे हैं, हेलो, शायद इसका डेटा ख़त्म हो चुका है, ओके कोई नहीं। क्या कोई मुझे बता सकता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंट क्या होता है। हाँ मजीबुर, यस।
सर एप्सुलेट जो होता है वो यूआरएल, वो अगर हमने वो ऐड करेंगे तो उसमें क्लिक करने के बाद हम दूसरे कोई वेबसाइट में चला जाएंगे। आई मीन पहले से बने हुए दूसरे कोई वेबसाइट में चला जाएंगे। अगर ओके हम लोग वेरी गुड रिलेटिव यूआरएल यूज करेंगे तो हमारा ही जो वेब बनाएंगे उसका दूसरा पेज में भेज सकते हैं। ओके बहुत अच्छा बहुत खूब ओके ठीक है अभी 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 दनिश अनम्यूट कर लीजिए हाँ सर। ओके ये तो आज का है ओके मार्जिन और पेडिंग में बेसिक अंतर क्या होता है सर क्या? मार्जिन और पेडिंग के अंदर मतलब डिफरेंट क्या होता है मार्जिन कहाँ यूज करेंगे पेडिंग कहाँ यूज करेंगे सर मार्जिन और पेडिंग। आपको समझ में आया था मार्जिन पेडिंग हाँ सर। ओके ओके अभी आपने फिर से म्यूट कर लिया ओके मजीबुर आप बोलना चाहेंगे मार्जिन और पेडिंग के अंदर डिफरेंट क्या है जी सर। हम्म सर मार्जिन जो है सर वो एक्सटर्नल सर सीएसएस मैं में टाइपिंग कर रहा हूँ। ओके 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 एक एक करके ठीक है और बोलिए 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 मजीबुर बोलिए कंटिन्यू जी सर मार्जिन, जी सर मार्जिन एक्सटर्नल सीएसएस में अंदर एक्सटर्नल सीएसएस में किया जाता है और पेडिंग इंटरनल सीएसएस में। ओके धनीश आप बोलना चाहेंगे धनीश धनीश कैन यू हियर मी सर टाइपिंग ओके ओके टाइप कर लीजिए ओके ठीक है अभी हम अजमल के पास चले जाते हैं ओके अजमल का क्वेश्चन है क्या हो सकता है क्वेश्चन ओके बॉर्डर के अंदर हमको तीन तरह का वैल्यू पास करना पड़ता है ना तो उस तीन तरह का वैल्यू का मतलब क्या क्या होता है मतलब फर्स्ट कौन सा ऐड करेंगे फिर दूसरा कौन सा फिर तीसरा कौन सा फर्स्ट वाला क्यों ऐड करेंगे दूसरा क्यों तीसरा क्यों पहले वाला तो साइज के लिए किया जाता है, ओके दूसरा वाला बॉर्डर सॉलिड है या डॉटेड उसको यूज किया जाता है, ओके और तीसरा वाला वो कलर के लिए यूज किया जाता है। ओके बहुत अच्छा थैंक यू सो मच फिर खानम तो नया है शुड आई आस्क यू समथिंग हेलो खानम क्या मैं आपको क्वेश्चन कर सकता हूँ आज ओके तो आपने शायद कल का सेशन नहीं देखा तो आज ही से कुछ आस कर लेते हैं 2 तो 3 हो गया हाँ 3 तो यहाँ पे है ओके एसआरसी हो गया ऑल्ट ओके क्या आप बता सकते हैं इमेजेस के अंदर एएलटी ऑल्ट का जो एट्रीब्यूट है वो किस लिए लगाया जाता है आईएमजी टेक के अंदर जो ऑल्ट है ओके आर यू टाइपिंग और आप माइक पे बोलना चाहेंगे जिस तरह से आपको कंफर्टेबल फील हो आप टाइप भी कर सकते हैं माइक पे भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं
अजमल का हो गया। ओके, जकारिया लेफ्ट है ना? ओके, इसको नहीं पूछा मैंने ये कुछ। ओके, पूछ लेते हैं। कहाँ गया मेरा? ओके जकारिया, अगर मुझे एक लिंक बनाना है और उस लिंक को क्लिक करने के बाद किसी दूसरे टैब पे ओपन करना है, उस सेम पेज पे नहीं, तब मैं कौन सा स्टेप फॉलो करूंगा? सर टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, बहुत सही। ठीक है, अभी आशिक पे आ जाते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ओके, ओके आशिक, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या चीज़ है? आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं तो टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 ओके, धनेश का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। खानम का भी नहीं आया। ओके, हमको मतलब क्वेश्चन आस्क करने का मकसद यही है कि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया। कंप्लीट ना भी आए, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है कि एक दिन में समझ में नहीं आता, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन किया जाता है ताकि आपके अंदर मतलब जितना भी नॉलेज हो, मुझे मतलब आइडिया रहे कि हाँ इसको इतना समझ में आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है, आप लोग तो क्वेश्चन खुद से नहीं करते मुझे, जो कि करना चाहिए। ओके, बहुत टाइपिंग कर रहे हैं ये लोग तो। जल्दी लिखिए आशिक, दानिश। एक सेकंड। हाँ भाई, क्लासेस हो गया, मैं थोड़ा खाना कर लेता हूँ, आज पहले नहीं खाना नहीं खाया मैंने। हाँ, 30 मिनट बात करिए। Okay, yes, attributes is basically name. Attributes is a piece of markup language. ठीक है, सही है, बट मैंने किस तरह से समझाया था आपको? एट्रीब्यूट किसी भी एक टैग में कब यूज़ किया जाता है? फॉर यूज़ एडजस्ट बिहेवियर। ओके, बेसिकली एट्रीब्यूट वो होता है, किसी भी एक टैग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हमने IMG टैग लगा लिया, उसके अंदर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, IMG टैग को नहीं बोलेंगे कि कौन सा इमेज शो कराना है, तो उसको पता कैसे चलेगा? तो किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, मैंने PDF पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसी भी एक एट्रीब्यूट्स मतलब किसी भी एक टैग के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो रहेंगे, हो सकता है उसका साइज के बारे में कुछ लिखा हुआ हो सकता है उसका कलर के बारे में कुछ लिखा हुआ हो सकता है उसका मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो उस टैग के बारे में, उसी को एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। जैसे कि हमने देखा था कल कि P टैग में स्टाइल लगा के हमने अगर कलर पास कर दिया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमने देखा कि क्लासेस क्लासेस किस तरह से यूज़ किया जाता है, ID किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमने वो देख लिया था। ओके, बाकी दोनों का रिप्लाई नहीं मिला अभी तक, क्या आप लोग लिख रहे हैं अभी भी स्टिल? ओके, क्लासेस क्या टफ था आपके हिसाब से या सही था कि हाँ?
कल के जो कंसेप्ट है किसी किसी को टफ लगा था, क्या वो अभी आज इजी लग रहा है थोड़ा सा, या फिर कल की तरह ही है, इम्प्रूवमेंट नहीं आया? चैट करिए ताकि मैं मतलब बातें कर सकूं। आज थोड़ा इजी था। हाँ इजी हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं ना कि सीखना ज़रूरी है, लेकिन पहली बार में मतलब अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। तो कल कुछ हमने वैसा पढ़ा था, CSS आपने कभी भी मतलब यूज़ नहीं किए होंगे, जो भी बेसिक्स मतलब स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल, तो उनको क्या होगा थोड़ा सा मतलब टफ लग सकता है। तो आज क्या होगा, आज हमने कल का ही जो कंटिन्यूशन है वही हमने आज फॉलो किया, लेकिन हाँ क्लास और आईडी का नहीं पढ़ा, लेकिन वो हम कल की क्लासेस में फॉलो करेंगे, क्योंकि हम कल एक बेसिक डिज़ाइनिंग से लेके किस तरह से एक अच्छा सा वेबसाइट बनता है, मतलब बेसिक डिज़ाइनिंग के बाद हम किस तरह से उसको कोड लिखते हैं उस पर फोकस करेंगे, तब हमको क्लासेस सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो कल का क्लासेस जो भी टफ लगा मतलब आज इजी पड़ जाएगा, क्योंकि कल का ही कंसेप्ट हमने आज फॉलो किया। आज जो भी टफ लगा कल हम उसी को फॉलो करेंगे, तब क्या हो जाएगा उसको मतलब वो आसान हो जाएगा। लेकिन 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 आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपको जो टफ लगेगा वो टफ ही लगेगा, पूरी ज़िंदगी टफ लगेगा, वो कभी भी इजी नहीं लगेगा। तो आज मैंने जो भी टास्क दिया है यहाँ पे मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसको आपको एनी हाउ अगर मिस्टेक्स भी करते हैं तो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे वो सबमिट कर दीजिए। मैं तो यहाँ पे सभी को दिखाऊंगा नहीं कि हाँ उसने ये मिस्टेक किया, इसने वो मिस्टेक किया। जो भी मिस्टेक्स होंगे आपके कोड में मैं उसको नोट डाउन करके कल के क्लासेस में डिस्कस करूंगा। हाँ किसी ने ये मिस्टेक किया था तो उसके रिगार्डिंग हमको इस तरह से करना चाहिए। ओके ओके, मजीबूर का एक आंसर था जो मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा। आपने बोला था कि एब्सोल्यूट यूआरएल इंटरनल सीएसएस पे यूज़ किया जाता है, और जो रिलेटिव यूआरएल है वो इनलाइन सीएसएस पे यूज़ किया जाता है, यही बोला था आपने? यस सर। ओके, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट मतलब जो किसी दूसरे का वेबसाइट है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ये W3 स्कूल का वेबसाइट है एक है, ओके, ये google.com वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरा खुद का वेबसाइट है जो हम अभी काम कर रहे हैं जिसमें, ओके। अगर मान लीजिए कि मुझे इस वेबसाइट पे या फिर किसी एक लिंक पे क्लिक करने के बाद किसी दूसरे की वेबसाइट देखने को मिले, ठीक है, मतलब या तो गूगल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, W3 स्कूल हो सकता है, इमडोस हो सकता है, मेरा वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि लिंक पे क्लिक करने के बाद किसी भी थर्ड पर्सन या फिर बनी बनाए जो वेबसाइट अभी रेडी है उस पे हम यूजर्स को लेके जाए, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। और अगर हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले कि होम से हम किस तरह से अबाउट पेज पे गए थे, अबाउट से किस तरह से होम पेज पे आए थे, तो वो दोनों पेज कहाँ पे है, हमारे वेबसाइट का हिस्सा है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव मीन्स आपके ही वेबसाइट का कंटेंट, आपके ही वेबसाइट का पेज, उसी को रिलेटिव बोला जाता है। और अगर किसी दूसरे का वेबसाइट हो, वो आपका भी हो सकता है, आपने दो वेबसाइट बनाया, एक वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट पे शिफ्ट कराना है, ठीक है, लेकिन बनाया दोनों आपने ही, ठीक है, तो वो क्या हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है। तो अगर आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाना है तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट यूआरएल, और आपका ही पेज का कुछ मतलब आपका ही वेबसाइट का कुछ कंटेंट है या फिर पेज है तो उसको बोलेंगे रिलेटिव यूआरएल। क्लियर? वो इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस के साथ कोई वो नहीं है, आप कुछ भी मतलब कहीं पे भी लिख सकते हैं, वो सीएसएस का हिस्सा ही नहीं है एक तो, क्योंकि देखिए एंकर टेक के साथ सीएसएस का कुछ सर लेना देना सीएसएस में मैंने वो मार्जिन और पेडिंग के बारे में बताया था सर। नहीं। ओके, आपका क्वेश्चन हुआ था मार्जिन और पेडिंग, एक्सटर्नल इंटरनेट आपका क्वेश्चन ये था सर, ना वो कि कोई दूसरा का था मैंने। ओके, सो सॉरी देन, मुझे लगा कि सर आपका ये तो क्वेश्चन, मैंने आपने जो बताया वही कहा था। ओके ओके देन मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कंफर्म भी किया कि आपने यही कहा था ना, ठीक है, कोई नहीं, आपके हिसाब से सही ना है। सर ये कहा था, लेकिन ये दूसरे वाला क्वेश्चन था जो मार्जिन और पेडिंग का बारे में बताया था। ओके वो ओके ओके, किसी और को क्वेश्चन किया था, उसका आंसर मैंने दिया था। ठीक है, कोई नहीं, सो सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा कि आपने बोला था, मतलब आप पे वो क्वेश्चन था, ठीक है, कोई नहीं। वो ओके, सर आज थोड़ा इजी था, ओके, आज थोड़ा इजी था, ठीक है सर, ठीक है। आपको मतलब वो नहीं करना है, क्लासेस मिस नहीं करना है, क्लासेस मिस करेंगे तो मतलब जो यहाँ पे वो ही होता है ना, अंडरस्टैंड होता है ना, वो बाद में देखने को मतलब वीडियो देखने से नहीं मिलता। क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी मतलब कभी भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये वाला कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे डायरेक्टली आस्क कर लीजिएगा, ताकि मुझे
ऐसा फील हो कि हाँ आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, आपके पास डाउट है। डाउट नहीं आएगा मतलब क्या, आपने अच्छे से सीखा नहीं। अगर आपको सारा चीज़ें याद हो जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, तब आप प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मज़ा आएगा, क्योंकि आपने सीख सीख के किया है वो। ऐसा नहीं कि आपको कोड पूरा वो याद कर लेना है, आपको रट्टा मारना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको अच्छे से समझ के चीज़ें करना है। तो ठीक है, सारे हो गया। ओके, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये जो टास्क है, ये टास्क मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आज का क्लास का था, हाँ ये वाला, ये मैं पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपको डाउनलोड करना है, उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखा हुआ है उसको अच्छे से समझना है। समझने के बाद ये जो टास्क है इसको कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है, क्लियर। सर बोलिए। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर कब तक मिलेगा? ओके, मेरा रिकॉर्डेड। मैं आज ही फर्स्ट क्लास। ओके ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो लेक्चर है ना, पहले वाला एकदम जीरो है सर। ओके, पहले वाला लेक्चर मैंने वो सेशन किया नहीं था, ठीक है, कल का था और आज का है। तो आज का सेशन में मतलब आज का सेशन कंप्लीटेड है, कल का थोड़ा सा रह गया था आई गेस, शायद लास्ट के मोमेंट पे, तब थोड़ा सा ओबीएस दिक्कत दे रहा था। तो आज का सेशन जो है वो मैं क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसको अनलिस्टेड करके लिंक जो है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। मतलब रात तक आपको क्लासेस मिल ओके जाएगा। सर। ओके ओके, ओके सर। ठीक है फिर। ओके, चलिए, आपको क्लास कंप्लीट करना है ये कल तक। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज़ है, कल तक कंप्लीट करना ही है आपको एनी हाउ, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं आपने दे दिया, ऐसा नहीं है। जो भी हमने पढ़ा है वही है टास्क यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। कल सब आएंगे, क्लासेस मिस नहीं करना है, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द ओके, क्लास। थैंक यू सर, सी यू अगेन सर। कल मिलते हैं, चलिए, गुड नाइट एवरीवन।